नमस्कार दोस्तों, श्रीकाल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं मनोरमा और आज फिर हम एक समसामयिक विषय पर लाइव चर्चा के साथ हाजिर हैं। आज हम लोग बात करेंगे करनी सेना की। करनी सेना की गुंडागर्दी पर हम सत्ता की चुप्पी देख रहे हैं और आखिर क्या है कि इस कानून और प्रशासन कहीं नजर नहीं आ रहा है। 50,000 के करीब जो है भीड़ आगरा शहर की ओर कूच करती है और जो करनी सेना के कार्यकर्ता हैं वो राणा सांगा की जयंती पर उन्होंने रक्त स्वाभिमान रैली निकाली और इसमें कहा गया कि 50,000 तक की उनकी संख्या है। कार्यकर्ता इतनी संख्या में शामिल हुए, उनके हाथों में डंडे थे, तलवारें, भाला और इस तरह का हिंसक प्रदर्शन था और जो मुद्दा ये कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को खुलेआम धमकी दी जा रही थी और अब 5 बजे तक माफी मांगने की भी बात है कि अगर 5 बजे तक माफी नहीं मांगी तो उसके बाद के परिणाम जो है वो मतलब भुगतने होंगे। प्रशासन को इस तरह की धमकी भी दी गई। साथ में करनी सेना के जो अध्यक्ष हैं उनका ये भी कहना था कि जब रामजी लाल सुमन जब मिल जाएंगे तो हम उन्हें उनकी हड्डियां तोड़ेंगे। इस तरह की बातें भी जो है वो सार्वजनिक कह रहे हैं। और तब जबकि रामजी लाल सुमन राज्यसभा सांसद है और अखिलेश यादव कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी जो है उसके नेता है विपक्ष में और उनकी पार्टी के 30 से ज्यादा सांसद हैं फिलहाल। तो एक और वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की, उस राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की जो है उनकी उन्हें मारने पीटने और इस तरह की बातें की जा रही है। तो और दूसरी तरफ ये भी है कि अगर यही बात कोई और समुदाय कर रहा होता, खास तौर पर हम बात कर रहे हैं खुले तौर पर मुसलमान या दलित भी। दलित फिर भी मुसलमान से थोड़ा ज्यादा दुस्साहस कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन उनके लिए जो है वो मुस्तैद रहेगा। लेकिन मुसलमान के लिए तो ना तो प्रशासन ना राजनीति कहीं भी जगह नहीं है आज की तारीख में। जिस तरह की राजनीति फिलहाल राजनीति ने जिस तरह का माहौल जिस तरह का जो है एक पूरी व्यवस्था बना दी है। तो एक घोषित रूप से ये जो है औरंगजेब से ये शुरू हुआ, औरंगजेब से ये मसला शुरू हुआ। औरंगजेब से होता हुआ जो है ये मसला राणा सांगा तक पहुंचा। राणा सांगा के बाद रामजी लाल सुमन का बयान राज्यसभा में आया और वो बयान ये था कि मतलब गद्दार और इस तरह के शब्द उन्होंने यूज किए थे कि डीएनए में क्योंकि उन्होंने ही जो है बुलाया था बाबर को लड़ने के लिए यहाँ पर। औरंगजेब जो है वो बाबर की वंशज हैं। तो इस तरह की जो है ये एक बात से दूसरी बात से तीसरी बात ऐसे करके शुरू हुई और मामला आखिर में आकर करनी सेना बनाम समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के दो नेता अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन को निशाने पर लिया गया। लेकिन इन सब में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की खामोशी और जो केंद्र में सरकार है वहां की भी खामोशी। और ये सिर्फ ये जो घटना है जातीय और सांप्रदायिक गर्व या दंभ से उपजा हुआ तनाव नहीं है, बल्कि एक और जो उस दोहरे मापदंड को भी ये दिखाता है जो अब भारतीय न्याय व्यवस्था और शासन के चरित्र को एक तरह से परिभाषित कर रहा है। कहा जाता है संविधान सबके लिए बराबर है, लेकिन ये दिख रहा है कि संविधान सबके लिए बराबर नहीं है। कुछ लोग इसके अपवाद हैं। वो अपवाद जो है जिनको कुछ भी करने का हक है। नहीं तो आखिर क्या वजह है कि करनी सेना सड़क पर हिंसा कर रही है, सांसद को जान से मारने की धमकी दे रही है और फिर भी प्रशासन जो है मूक दर्शक बना रहा है। तो सवाल ये बहुत ही जरूरी और लाजिमी है कि इस देश में कानून इतना बेमानी क्यों हो गया है। एक भीड़ पूरे शहर को अपने हथियारों और धमकियों से जो है बंधक बनाकर रख दे रही है और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एजेंडा रहा है संविधान को बदलने का। 100 साल अभी आरएसएस पूरे कर रहे हैं, पूरा हो रहा है आरएसएस का। और इस एजेंडा से पिछले जो 2024 के चुनाव के समय मोदी जी ने अपना एजेंडा बदला था और बार बार बाबा साहब की कस्में खाई उन्होंने, बार बार संविधान की कस्में खाई और अब लगातार जो है भाजपा और
तरफ से संविधान और इसकी बात होती है। लेकिन क्या ये दिख नहीं रहा है कि संविधान जो है भले संसद में वो कसम खा रहे हो, लेकिन सड़क पे तो उन्होंने बिल्कुल बदल दिया, बेईमानी कर दिया संविधान को। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि 50,000 की भीड़ जो है एक शहर की ओर कूच करती है और एक सांसद, सम्मानित सांसद जो है वो बंधक बन करके है वहां पर। हालांकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन 50,000 की भीड़ कम नहीं होती। अगर वो चाह ले तो सारे बैरिकेडिंग तोड़ करके और कुछ भी कर सकती है। तो ये अपने आप में जो है बहुत चिंता की भी बात है और आगे की तमाम घटनाओं के लिए भी ये चिंता पैदा करता है कि अ, जो इस तरह की जो अराजक शक्तियां हैं वो किस तरह से अ, अपने आप को शक्तिशाली जो है इस निजाम में मान रही हैं और कानून उनको अपने हाथ में लेने का पूरा अधिकार जैसे मिल गया हो। तो आज हम इसी सब पर बात करते हैं। हमारे साथ एक समृद्ध पैनल है इस पर चर्चा करने के लिए, हम उनको स्क्रीन पर लाते हैं और आज की चर्चा हम शुरू करेंगे। अ, जोड़ दीजिए स्क्रीन पर आज जो भी हमारे साथ हम हमारे मेहमानों को जोड़ दीजिए। हाँ, हमारे साथ राजीव सिंह यादव है पहली बार जुड़ रहे हैं वो स्त्रीकाल से पत्रकार रहे हैं और साथ में राजनीतिक विश्लेषक टिप्पणीकार हैं और हमारे नियमित वक्ता है मनीष शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक टिप्पणीकार और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। और इसके अलावा भी हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे, तो उनको भी हम जैसे वो आते हैं उन्हें जोड़ेंगे और फिर आगे की चर्चा हम उनके साथ करेंगे। अभी ओपनिंग टिप्पणी आपसे मनीष जी है। आप उत्तर प्रदेश में हैं अभी फिलहाल और आगरा में जो आज हुआ उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? किस तरह से आप इस पूरे मामले में कानून व्यवस्था और योगी सरकार जो है उसको पूरी तरह से फेल देख रहे हैं, या फिर इसको ये भी है कि एक जातीय जो है वो भी कनेक्शन है जिसकी वजह से इस तरह से दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई करनी से, हालांकि करनी सेना इसके पहले भी कई मुद्दों पर इस तरह से खासकर पद्मावत वाले फिल्म वाले इश्यू पे, आरक्षण वाले पे, गुजरों के आरक्षण वाले मसले पर भी इसी तरह से आक्रामक रही थी। लेकिन ये उन सब से भी आगे बढ़ करके है। जो दृश्य हमने, जो वीडियो देखा हमने, वो बिल्कुल ही मतलब कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ाता हुआ सा वीडियो वो तमाम चल रहे हैं अभी। मनीष जी, आप ना अनम्यूट कर लीजिए। जी, मैं आप अगर ध्यान दें तो इसके पहले भी जब रामजी सुमन जो सांसद हैं सपा के और बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनके ऊपर जिस दौर में हमला हुआ था, उनके घर पे हमला हुआ था, आपने देखा होगा। तो हम्म। उस दौर में भी आपने देखा होगा कि आगरा में योगी खुद मौजूद थे। योगी का भी मुख्यमंत्री का भी आगरा में विधिवत कार्यक्रम था और हम्म। बहुत दूर से हथियार लहराते हुए बहुत लंबी तैयारी के साथ पूरी पुलिस को, पूरे प्रशासन को आमतौर पे ये बिल्कुल पता था कि रामजी सुमन के घर पे हमला हो सकता है और खुले जीप में बड़े पैमाने पर उस दिन भी लोगों को आने दिया गया। ये 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 बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उस समय आगरा में मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और उसके बावजूद जो है आमतौर पे कोई मुख्यमंत्री अगर किसी किसी जिले में चला जाता है तो वहां सुरक्षा व्यवस्था में कई गुनी वृद्धि कर दी जाती है और उनके रहते हुए भी उस दिन आक्रमण हुआ। तो इससे तो उसी दिन और क्लियर हो गया कि ये सारा कुछ जो है योगी जी के सहमति से हो रहा है। उस दिन भी हमला करने के बाद किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, बहुत आराम से वो लोगों को जाने दिया गया। कोई इस तरह का कोई बड़ा उनके ऊपर मुकदमा नहीं किया गया, उनको आराम से अगला कार्यक्रम तय करने दिया गया। अगला कार्यक्रम भी उन्होंने ऐलान कर दिया कि 12 तारीख को हम ये कार्यक्रम भी कोई औचक कार्यक्रम नहीं करने जा रहे थे। एक ऐलानिया कार्यक्रम था और उसकी पूरे उत्तर भारत में एक तैयारी चल रही थी और खुलेआम ये पता था कि वो जिस तरह का हिंसक उनकी कार्रवाइयां हैं, तलवार लेकर के, बंदूक लेकर के, लाठी और डंडे लेकर के जिस तरह से वो उतरते हैं, तो एक बात तो बहुत क्लियर हो गई है कि ये सत्ता समर्थित, सत्ता द्वारा सुनियोजित, सत्ता द्वारा पोषित
ये सत्ता की ही कार्रवाई है। इसको हमको लगता है कि इसको करणी सेना की कार्रवाई के बतौर देखने के बजाय संघ भाजपा की कार्रवाई के बतौर ही हम लोगों को देखना चाहिए। और बहुत खुलेआम तरीके से आज भी सब कुछ करने दिया गया, बहुत ही नंगे तरीके से। आप जरा इस पे सोचिए ना, आप अभी बंगाल में जो घटना हुई है जिसकी निंदा की जानी चाहिए, वहां पे घटना हुई है वक्फ बोर्ड वाले सवाल पे। 3 लोगों की मृत्यु तो हुई है और 150 घायल बताए जा रहे हैं। जी, तो वहां वहां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वहां कह रहा है कि वहां केंद्रीय सेना लगा देनी चाहिए। हुँ। यहाँ बंगाल में केंद्रीय सेना लगा देनी चाहिए। तो यूपी में क्या करना चाहिए? यूपी में पूरे पुलिस के संरक्षण में, नौकरशाही के संरक्षण में, सत्ता के संरक्षण में ये सारा कुछ तो हुआ। तो यहाँ कोई सुमोटो नहीं ले रहा है। देखिए, जब कोई आम तौर पर अगर आप ये समझिए कि ये भाजपा की ही सेना है, आरएसएस की ही सेना है, ये कोई अलग से कोई करनी सेना, उसकी ऐसी कोई बहुत ताकतवर ऐसी कोई हिस्ट्री रही हो। 2017 से पहले तो इस सेना को ठीक से लोग जानते भी नहीं थे। 2017 में वो पद्मावत का जो जब थोड़ा सा विरोध विरोध करना शुरू किया तो इनको जानना शुरू किया। अन्यथा इस सेना का गठन तो 2005 या 6 से ही है, लेकिन कोई जानता भी नहीं 2006 था, से, कोई इस तरह की 2006 ताकत भी से। नहीं है। जी, जी, कुछ कह रही हैं? नहीं, नहीं, मैंने बोला 2006 से, जी, कन्फर्म गठन है 2006 से। हाँ। लेकिन जो 17 से पहले आप अगर गूगल भी सर्च करें, तो 17 से पहले इस सेना के बारे में लोग, ये कोई ऐसी सेना है और कोई इस तरह की जातीय अस्मिता पे कोई खड़ा किया हुआ कोई संगठन है, ये कोई नीचे से खड़ा किया हुआ संगठन नहीं है। ये सत्ता की तरफ से उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसको सह दिया जा रहा है, उसको हुँ, स्पेस दिया जा रहा है, एक तरह से निजी सेना की तरह। किसी दौर में अगर आप जो है हिटलर के दौर में जाइए, मुसोलिनी के दौर में जाइए, तो बहुत तरह की निजी सेनाएं थी। उसके बारे में बहुत सारी कहानियां हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो आरएसएस, बीजेपी इस तरह से एक एक तो पहलू बिहार इसको में हम भी लोग को रही थी। समझना है। बिहार में भी रही थी और राजपूतों की सनलाइट सेना बहुत फेमस थी गया में, जो मुसलमान जी, और राजपूत दोनों दोनों के मतलब दोनों मिले हुए थे उस सेना में, सनलाइट सेना थी। जी। तो तो ये मैं बस इतिहास आपसे रहा इतना है, ही कहना चाहता हूं इतिहास कि रहा हाँ। अभी के दौर में उत्तर प्रदेश में खास करके बीजेपी, आरएसएस, ये बेसिकली सत्ता का एक जबरदस्त उपयोग करते हुए पुलिस का, नौकरशाही का और एक स्तर तक जो है न्यायपालिका का, जब लोकतंत्र रहता है, जब जब कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही होती है, हम जब ये संसद के रहते हुए, संविधान के रहते हुए, न्यायपालिका के रहते हुए भी हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान खतरे में, तो किस बात के लिए कह रहे हैं? हम इस बात के लिए कह रहे हैं कि जब डेमोक्रेसी रहती है, तो न्यायपालिका, कार्यपालिका या जो है विधायिका, ये लोकतंत्र के जो खंभे होते हैं, एक दूसरे को चेक बैलेंस करते हैं, एक दूसरे को रोकते हैं, एक दूसरे के गलत चीजों पे हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन जब फासिज्म का दौर आता है, तो ये तीनों संस्थाएं एक ही दिशा में चलने लगती हैं। ये जितनी न्याय की, जितनी भी लोकतंत्र के खंभे हैं, वो एक ही दिशा में ओरिएंट होने लगते हैं। अभी आप देखेंगे जो कदम ताल है नौकरशाही का, पुलिस तंत्र का, न्यायपालिका का, इस पे कोई सुमेटो न लेना, पूरा जो है आप देखेंगे कि जो है सरकार का जो नजरिया है, तो आप ये देखेंगे कि उसमें एक ही कदम ताल में चीजें चल रही हैं। और ये जो अराजकता है, यह अराजकता आप देखिएगा कि इसी की तरफ आभास दे रहा है। अगर आप कल्पना करिए अगर मान लीजिए कोई कोई दलित आंदोलन खड़ा हो जाए। आप याद करिए 2018 में एससी एसटी एक्ट को खत्म कर दिया गया था, कोर्ट के माध्यम से कराने की कोशिश हुई थी, और उसमें दसियों हजार जो है, बल्कि कह लीजिए कि उससे भी ज्यादा बीसियों पच्चीसियों हजार दलित नौजवान उतरे थे सड़कों पे, और हुँ, बेहद बेहद तीखा दमन हुआ था। उसमें बहुत सारी पुलिस की गोलियों से मौत हुई थी, बहुत सारे लोगों को जेल में जाना पड़ा था। आज भी बहुत सारे लोग, आप बगल में आजमगढ़ चले जाइए, वहां अभी भी उनके ऊपर मुकदमे हैं। मान लीजिए कोई शहीन बाग हो रहा है, शहीन बाग कोई एनआरसी को लेकर के जो आंदोलन हो रहे थे, उनका दमन देखिए, उसका उसका जो दमन देखिए उस पूरे देश के अंदर, हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ बनारस में हम सब लोग जेल में थे। लखनऊ में जो है पूरा एक बोर्ड लगा दिया गया था, जैसे अपराधी हैं उनसे पैसा वसूला जाएगा, उनको उनको जेल भेजा जाएगा। अभी तक वो सारे मुकदमे, देशद्रोह के मुकदमे उनके ऊपर लगे थे। आप याद करिए जो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन के साथ सत्ता का क्या रवैया था। तो इतने जी। बड़े बड़े जो आंदोलन हुए, जो बेहद लोकतांत्रिक थे, बेहद डेमोक्रेटिक आंदोलन थे, जिनको किस तरह से कुचला गया, इस बात को भी देखिए। वहां फासिस्ट जो सत्ता होती है, किस तरह का अटैक करती है, किस तरह के हमले करती है, उसका वो सारे उदाहरण आपके सामने। और एक तरफ हम देख रहे हैं करणी सेना, जिसकी कोई इस तरह की हैसियत नहीं है,
जिसका कोई ऐसा वो नहीं है। उनके ऊपर अगर थोड़ा-सा भी अगर उनको कानून के दायरे में लाने की कोशिश किया जाए, ये 1 दिन भी 1 घंटे भी ये टिकने वाले नहीं हैं। इनको हम सब लोग जानते हैं इस बात को। तो मेरा ये कहना है कि इतना नंगा नाच, इतना खुले तरीके से फासिस्ट जो है सत्ता अब अपने को सामने लाने की कोशिश कर रही है, ये अपने आप में बहुत खतरनाक है और आने वाले समय के लिए हम लोगों के लिए ये जी, समझना धन्यवाद। होगा कि देश और हमारा जो सरकारें हैं किस रास्ते पे बढ़ रही हैं, इस बात पे जी, हमको नजर रखनी होगी। जी। जी, ये चिंता का विषय तो है। हमें इस बीच में प्रोफ़ेसर कालीचरण स्नेही सर ने जॉइन किया है और कालीचरण स्नेही सर दलित विमर्शकार हैं और जाने-माने लेखक हैं और राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक हैं। हमारे साथ विनय ठाकुर हमारे साथी संपादक स्त्रीकाल के वरिष्ठ पत्रकार टिप्पणीकार, उन्होंने भी जॉइन किया। तो आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। कालीचरण सर आपके पास हम पहले राजीव को सुन लेते हैं, उनका टेक थोड़ा अलग जी, है। तो उनको सुनते हैं जी, उसके जी। बाद ताकि हम मिलाकर टिप्पणी आपसे ले सकें, उसके बाद आते हैं। राजीव आप इसको किस तरह क्योंकि आपकी पोस्ट मैंने फेसबुक पे पढ़ी, तो उसमें आप एक तरह से इस लड़ाई को जो है एक अलग नज़रिए से भी देख रहे हैं जिसमें है कि मुसलमानों के बरक्स में बार-बार राजपूतों को खड़ा करना या आप इस तरह से एक जो है 2 जातियों के क्लैश में आप भाजपा की एक भूमिका भी उसमें मानते हैं कि इस लेकिन फिर अंततः जो है ये अभी का जो दृश्य आप दिख रहा है, तो कैसे आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं जबकि आप मतलब इस तरह के विवादों को 2 समुदायों के बीच में या 2 जातियों के बीच में या 2 संप्रदायों के बीच में जो वैमनस्य पनपता हो, उसको आप एक राजनीतिक वो की तरह से देख रहे हैं कि कहीं कोई राजनीति कर रहा है, उस राजनीति में फँस जा रहे हैं या उसकी चपेट में आ रहे हैं और उस राजनीति के वो मोहरे बन रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो प्रतिरोध व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन आज जो हो रहा है, उसको या करनी सेना ने इसके पहले भी जो किया है, उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? अनम्यूट लोकतांत्रिक कर देश लीजिए। में सबसे पहले तो मनोरमा जी ये कहूंगा मैं कि एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी तरह की सेना की निजी सेना की जातीय सेना की ज़रूरत जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में विश्वास करने वाले एक नागरिक के तौर पे मैं ये कहूंगा कि कोई भी जातीय सेना हो, कोई भी धर्म का सेना हो, वो एक संप्रभु राष्ट्र के लिए अच्छा चीज नहीं है, लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए अच्छा चीज नहीं है। साथ ही साथ जो अभी रामजी लाल सुमन जी और अखिलेश यादव को जो धमकियां दी जा रही है, तो मैं उसकी भी निंदा करता हूं कि इस तरह की यदि धमकी दी जा रही है तो पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था वैसे लोगों को चिन्हित करके गिरफ्तार करे, जो कानून सम्मत कार्रवाई होती है वो कानून सम्मत कार्रवाई करे। पूर्व में अखिलेश यादव को आप अभी कुछ दिन 2 दिन पहले की बात है, एक निजी टीवी चैनल में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने टोटी चोर कहा था। मैं उस जी। समय भी जो है रेखा गुप्ता की निंदा किया था कि एक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, जिनके पास की अभी 37 लोकसभा का सांसद है, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उन्हें टोटी चोर कहना कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन दूसरी बात, जहां तक बात है कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये कोई एक दिन आज का विषय नहीं है। ये जो है कि एक दिन प्रतिदिन का जो है ये एक हो गया है कि राजपूत समाज के साथ की अस्मिता के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जाता है। कोई भी आके कुछ भी बोल देता है, राजपूत समाज एक ऐसा समाज बन गया है। आप बताइए ना कि अभी तो अखिलेश यादव या रामजी लाल सुमन जी कह सकते हैं कि विक्टिमहुड की स्थिति में हैं, लेकिन अखिलेश जी और मतलब समाजवादी पार्टी या पीडीए तो इसके लाभार्थी भी रहे हैं ना। आप आप अभी से 6-7 महीना 8 महीना पहले 10 महीना पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था, आप याद करिए कि उसी समय जो है कि भाजपा के जो गुजरात से सांसद पुरुषोत्तम रूपाला ने इसी तरह से किसी राजपूत महापुरुष या फिर रानी के बारे में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत विवादित बयान दिया था। उसका जो है पूरे हाँ, देश में जो है पूरे देश में विरोध हुआ और समाजवादी पार्टी और पीडीए ने उसको भुनाया। इतना ही नहीं, भाजपा का जो सीट कम हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें वो फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में काम किया। पूरे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा नेताओं के पुतले जलाए गए। इमरान मसूद जो कि कांग्रेस पार्टी से सांसद निर्वाचित हुए, वो घूम घूम के कहते थे कि मैं भी राजपूत हूं। उस राजपूत सेंटिमेंट को भुनाने के लिए संजीव बालियान को जो है लोकसभा चुनाव हारना पड़ा। तो इस देश
के अंदर जो राजनीतिक दलों की स्थिति है कि कभी जो है कि हमारे लिए ये मीठा-मीठा गप हो जाता है, कभी-कभी कड़वा-कड़वा थू हो जाता है। उसके बीच में पिसाता कौन है? उसके बीच में पिसाता राजपूत समाज है। इस पे जो है कि ये केवल राजपूत समाज को या भारत सरकार को ही नहीं सोचना चाहिए, ये जो है ना सामूहिक रूप से ये जो है सब सर्व समाज को इस पे सोचना चाहिए कि आखिर राजपूत समाज के अंदर यदि अतिवादिता बढ़ रही है, तो क्या ये अतिवादिता सिखों के बीच जो अतिवादिता बढ़ी थी, उसका रूप लेगी? ये तो सर्व समाज को सोचने की जरूरत है, भारत सरकार को सोचने की जरूरत है कि कोई आता है, कोई कुछ बोल देता है, आज इसके मन में हुआ, कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है। सम्मान से जीने का हक और डिग्निटी के साथ जीने का हक तो सबको है ना। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि ये मतलब ये उस तरह एक एकेडमिक बहस का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इस तरह से इसके लिए जो एक और बिल्कुल बेशक इसमें राजनीति तो है ही है, और करनी सेना के पीछे भाजपा का परोक्ष समर्थन है, आरएसएस भाजपा का परोक्ष समर्थन, किसी और पार्टी को भी देख लीजिए इसी राजनीति के तहत उनसे बहुत पंगा लेने की कोशिश नहीं करती है, लेकिन भाजपा और आरएसएस का तो परोक्ष समर्थन है इनको। तो ये इस तरह की बातें जो जो भाजपा ने ही अपने उसके लिए की है ना, चाहे औरंगजेब को लेकर के उस मुद्दे को जिंदा करना, उस पर जानबूझकर इस तरह की बातें करना जिसका कोई इतिहास से तथ्य से लेना देना नहीं है, और उसके बाद किसी ने उस संदर्भ में कोई एक टिप्पणी की जब प्रधानमंत्री डीएनए की बात करते हैं तो फिर वो हो जाता है, वो स्वीकार्य हो जाता है, लेकिन फिर एक कोई सांसद इसी तरह से अपनी टिप्पणी में डीएनए का जिक्र कर देता है, तो फिर वो मतलब एक टिप्पणी जो है इस तरह से, तो उसका एकेडमिक जवाब दिया जा सकता था, बहस किया जा सकता था, लेकिन इस तरह से ये अराजकता, इस तरह से कानून हाथ में ये कहाँ से, मैं वही पहली बार भी पूछा कि जस्टिफाइड कहाँ से है लोकतंत्र में। कहीं बिल्कुल और आप बिल्कुल कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। मैंने पहले दिन ही आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे कहा था कि जब जब अबू आजमी ने समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं, महाराष्ट्र के वो विधायक हैं, जब उन्होंने औरंगजेब को लेकर विवादित बयान दिया था, तो उसी समय मैंने कहा था कि ये जो महाराष्ट्र के एमएलए के द्वारा दिया गया बयान है, इसका सियासी रोटी जो है उत्तर प्रदेश में सेका गया। उसके बाद आप देखिए कि रामजी लाल सुमन ने दिया, मैं कहता हूं कि रामजी लाल सुमन ने बयान नहीं दिया, उनसे दिलवाया गया। और ये बात जो है कि ये भी सच है कि ये एक एकेडमिक डिबेट का चीज है। आप जो है संसद के अंदर बोल के पूरी दुनिया को सुना रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं तो मर्यादा तो दोनों तरफ से ना लांघी जा रही है, एक तरफा जी मामला तो है नहीं। संसद में बस मतलब इ- संसद में बात इसे उठाई इसे जा इसे सकती है। इसे किसी और तरीके से भी एड्रेस किया जा सकता था, इसे किसी और तरीके से भी जो है कि वो संवाद या फिर डायलॉग किया जा सकता था। जी ठीक है। एक हम तरफ एक तरफ कल एक तरफ यदि धर्म के नाम पे लड़ाने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ जो है जाति के नाम पे भी तो रोटी सेका जा रहा है। जी हम कालीचरण स्नेही सर के पास आते हैं। ठीक है, हम करनी सेना को जो है वो पूरी तरह से दोष देने के पहले हमें यहाँ पर तो आना पड़ेगा कि अभी के समय में ये राजनीति है जहां हर पार्टी, आप देखिए करनी सेना से प्रेम भी है और दूरी भी है कांग्रेस के स्ट्रेटेजी में भी। आप राजस्थान में उसको देख सकते हैं कि उनके नेता अलग तरीके से उनसे मिलते रहे हैं और पार्टी के स्तर पर दूरी रही है। भाजपा और आरएसएस तो परोक्ष रूप से समर्थन देते ही देते हैं, उनके द्वारा तो वित्त पोषित भी हो सकती हैं, और बाकी और भी जिस तरह के सहयोग है वो तमाम। आप देखिए भगवा रंग भी है उनका, भगवा ही पहन करके वो जो है सनातनी बन करके, और सनातनी शब्द का बार बार इस्तेमाल भी कर रहे हैं वो। तो एक सिर्फ वो राजपूत गर्व नहीं है, उसके साथ में हिंदू और सनातनी उन सारे चीजों का एक हेडी मिक्स है ये। और बाकी अगर देखा जाए कायदे से तो बीएसपी और मेरे ख्याल से इनकी जो लोक दल है, इन जैसी पार्टियों ने सीधे सीधे अपने आप को दूर रखा है करनी सेना से। नहीं तो मतलब बाकी और जो, यहाँ तक कि आप समाजवादी पार्टी को भी देखिए, वो लगातार ऐसे मुद्दों पर उनका जो रवैया है वो ढुलमुल रहा है। पीडीए की बात की उन्होंने, लेकिन अब परशुराम की सबसे लंबी ऊंची प्रतिमा बनाने का उन्हीं का है, अखिलेश यादव की ही घोषणा है। तो तो जातियों के सवाल पर इस तरह से जो है ढुलमुल रवैया, क्या आपको नहीं लगता कि इसने मिल करके इन सब का जो है बहुत मन बढ़ाया है, और आज हम उसको, और भाजपा ने सबको तो बहुत बुरी तरह से जो है खाद पानी दिया है, जिसका नतीजा हम आज इस तरह से देख रहे हैं। प्रतिरोध में भी हम नहीं देख रहे हैं लोगों को, कहने का मतलब ये है।
सत्ता का साथ है, प्रशासन का साथ है, सबका साथ है, उसके साथ कोई आवाज भी नहीं। तो सर अनम्यूट करिए। अभिवादन करता हूँ। देखिए, अभी जो हमारे साथियों ने जो कहा है बिल्कुल ठीक तरीके से बात को एड्रेस किया है और सही दिशा में बहस को मुतमईन किया है। देखिए, सवाल ये है कि जैसा कि अभी शर्मा साहब ने और यादव साहब ने दोनों ने कहा कि ये एक लोकतांत्रिक देश में एक लोकतंत्रात्मक सरकार के रहते हुए किसी तरह की सेना की निजी सेनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। इनको तुरंत बैन कर देना चाहिए, चाहे किसी भी जाति के नाम पर हो, किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन देने वाली हो, उन सबको बैन करना चाहिए। अब ये युग समाप्त हो गया 1950 से, जब हमने गणतंत्र स्वीकार किया है, गणराज्य स्वीकार किया है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जो है जी रहे हैं। देखिए, शर्मा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सेनाएं जो हैं एकाएक उभर करके आई हैं और एक तरह से भाजपा और आरएसएस के लिए काम कर रही हैं। जो सवर्ण जातियों की जो सेनाएं हैं, उनके नाम पर जो संगठन है, वो इस तरह से काम कर रहे हैं। अब यहाँ मुद्दा दूसरा फंस गया है कि दलित सांसद, यद्यपि वो सपा के हैं, दलित सांसद हैं। अब सबसे बड़ी मजे की बात है कि जब बिल पार्लियामेंट में सपा के ही सांसद के द्वारा आरक्षण का बिल फाड़ा गया, तब हमारे रामजी सुमन साहब पता नहीं क्या कहाँ थे, कैसे थे, किस रूप में थे, तब उनका आक्रोश व्यक्त नहीं हुआ। आक्रोश तब व्यक्त होना चाहिए था, नहीं हुआ। और जब बहन मायावती जी पर हमला हुआ 1995 में, तब भी पता नहीं कि हमारे जो दलित सांसद हैं अन्य दलों के, वो कहाँ छुपे थे या किस रूप में अपना रोल अदा कर रहे थे। लेकिन जब खुद पर संकट आन पड़ा, अभी उदित राज ने जो बयान मायावती जी के लिए दिया, हाँ, तो जब खुद पर संकट आन पड़ा है, खुद घिर गए हैं अपनी टिप्पणी के द्वारा, विवादित टिप्पणी के द्वारा, अब परेशान हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम रक्षा की गुहार लगा रहे हैं, हम सांसद हैं, फलाना है। तो ये एक जो ढुलमुल रवैया है नेताओं का, ये बहुत कष्टकारक है और बहुत देश के लिए हानिकारक है। अब यहाँ सरकार की जहां बात है, अब देखिए, माने थोड़ी देर के लिए कोई मुस्लिम संगठन या मुस्लिम आर्मी बना ले, तब क्या होगा? माने उनको तो ताजियों में जो मुहर्रम आदि का जो मातम ही जो उनका वो होता है, उसमें भी उनको पारंपरिक रूप से ट्रेडिशनल से हथियार लेकर चलते रहे हैं, उनको नहीं लहराने दिया जाता है। वो तो छत पर नमाज भी अदा नहीं कर सकते हैं, सड़कों पर नहीं जा सकते। यहाँ देखिए, पूरा का पूरा जैसे कि राज संरक्षित, आप ये पूरा का पूरा जो आज का प्रदर्शन हुआ है, राज संरक्षित रहा है। मतलब ये गजब है। मतलब इस तरह की हिमायत हो रही है उत्तर, जहां कहा जाता है कि लाइन ऑर्डर क्लियर है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, यदि कोई उपद्रव करेगा, तलवारें लहरा रहे हैं लोग। बताइए, कह रहे हैं कि ये तो राजपूतों का या हम लोगों का आभूषण है। अरे भाई, तलवारें कभी आभूषण रहा करती थी, ठीक है। अब तो इन तलवारों से या तीर तमंचे से हम युद्ध नहीं जीत सकते हैं। भारतीय सेना को ये यदि तलवारें सौंप दी जाए, कहा जाए कि भाई ठीक है, पाकिस्तान और चीन से मुकाबला करो, या जो भी शत्रुता हमारे देश से रखते हैं उनसे मुकाबला करो, तो क्या संभव है? ये सब अजायब घर की चीजें हैं, ये संग्रहालय की चीजें हैं, वहां रखिए। हम सम्मान करते हैं उन तलवार रखने वाले वीर महापुरुषों का, लेकिन वो अजायब घर की चीज है। अब महाराणा प्रताप की तलवार से या घोड़ों से, अब घोड़ों से हम युद्ध नहीं जीत सकते हैं। ये व्यर्थ की कवायद है, ये व्यर्थ के मतलब आभूषण है, ये अजायब घर की चीज है। इनको किसी भी, मैं तो देखता हूँ कि दशहरे के मौके पर राजपूत और तमाम राजघराने हथियारों की पूजा करते हैं। अरे भाई, एटम बम के जमाने में और मिसाइल के जमाने में तुम अपनी तलवारों की पूजा कर रहे हो, क्या बता रहे हो? किसको डरा रहे हो? किसको दिखा रहे हो? ये इससे पाकिस्तान तो डरने वाला नहीं, चाइना तो डरने वाला नहीं, किसको डरा रहे हो? ये हथियार लहरा के आगरा में जो कर रहे हो, किसको डरा रहे हो? दलितों को, जो हजारों साल सदियों से डरे हुए हैं। तुम्हारे मतलब एक घुड़की में आ जाते, वो तलवार से नहीं, बोलते घुड़की में ही आ जाते रहे। वही तुम कह रहे हो, वही तुम्हारी शब्दावली, वही तुम्हारी जो मानसिकता है, मनुवादी मानसिकता, उसकी को बोल रहे हो कि नाक रगड़ के दिलवाएं क्षमा, नाक रगड़ के क्षमा में दिलवाएंगे। क्या रमेश बिधूड़ी साहब से ऐसी क्षमा की याचना की गई थी? इनके द्वारा नहीं, किसी के द्वारा। या जिस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं, कांग्रेस की भी गजब की चुप्पी थी जब उदित राज जी, एक दलित महिला हमारी जो सुप्रीम है, बीएसपी की आइकॉन है, अम्बेडकरी चेहरा है, उनको जब जिस तरह से शब्दावली से नवाजा गया, तो ये एक चुनाव जो किया जाता है बड़ा विचित्र है। मतलब दलितों को चुना, हमारे दलित सांसदों को सोचना चाहिए। अरे इतनी समझ तो रखो भाई। हाँ, अब यही तो है, बाबा साहब मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि ये जो आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण, ये चमचे पैदा करता है,
ये गुलाम पैदा करता है पार्टियों के लिए। ये वही बोलते हैं जो उन्हें बोलना, वो खुद नहीं बोलते। आज किसी सपा के राजपूत ने या ब्राह्मण नेता ने वही पन्ना पढ़ दिया होता, तब स्थिति क्या होती? बहुत भयानक स्थिति हो जाती। राजपूती की करनी सेना एक राजपूत पर जाकर के वार करती, तब मजा आता क्या होता था, तब जाकर के पता चलता। तो दलित भी बेवजह से मोहरा बन जाते हैं। इनको समझना चाहिए, किसी पार्टी में गए हो तो उनके उसूलों के साथ गए हो, लेकिन थोड़ी समझदारी भी रखो भाई। बाबा साहब के मार्ग से चल करके आए हो, रिजर्वेशन संविधान के मार्ग पर चल करके आए हो, तो बाबा साहब ने तो इस्तीफा दिया था हिंदू कोड बल पर, कभी समझौता नहीं किया। तो पद तो और दलों में तुम प्राप्त कर जाते हो, लेकिन प्रतिष्ठा और पावर नहीं मिलती है, और तुम्हें इस तरह से यूज किया जाता है। मैं तो कहूंगा रामजी सुमन का बहुत बुरी तरह से यूज किया गया है, और उन्होंने जो वहां टिप्पणी की है उसको राज्यसभा से हटा ही दे, कार्रवाई से तो हटा ही दिया गया है। अब कोई वचित नहीं रह जाता है, और पता नहीं वो क्यों जिद पर अड़े हुए हैं। अरे भाई ठीक है, उनको लेकर के मसला है, कह दे कि भाई हमसे उत्तेजना में या उसमें फिल्मों में हमसे ये शब्द निकल गया है। लेकिन चूंकि सुमन जी ही क्यों, सारे पार्लियामेंट दोनों सदनों में ये अभ्यास लगातार कई वर्षों से चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के माननीय गृह मंत्री तक अपनी फिसलन को कभी भी जस्टिफाई करते रहे हैं, कभी भी क्षमा नहीं मांगी। बाबा साहब को किस तरह से किस हिकारत की नजर से जाकर के गृह मंत्री जी कहते हैं, सारे लोग थक गए, सारे दलित संगठन थक गए कि भाई वापस ले लीजिए, क्षमा मांग लीजिए। लेकिन नहीं, हम क्षमा नहीं मांगेंगे, हम नहीं करेंगे, हमें एक बनता है। लेकिन चूंकि दलित फंस गया, अब जाकर के क्षमा मांगने की है, लेकिन वो भी जिद पर अड़ गया है, क्योंकि दलित थे, लेकिन 50 के बाद हम में कुछ एम्पावरमेंट आई है। हाँ, लेकिन ये भी है कि जिन दलों में दलित सांसद या विधायक हैं, उन्हें अपनी थोड़ी समझदारी भी रखना चाहिए। इस तरह के विवादों से बचने के लिए उन्हें करना चाहिए। उस समय भी सपा ने यही उपयोग किया था, एक दलित सांसद का उपयोग किया था दलित आरक्षण बिल के लिए। ये गजब का मोहरा बनाते हैं। अरे भाई, यदि कांग्रेस को टिप्पणी करना ही थी, बहन जी पे बड़ी आपत्ति थी, बहन जी के वोट बैंक को बटोरना था, तो उदित राज से नहीं किसी और से टिप्पणी करा देते। जी जी करना ही था तो एक मखौल बना लिया है। दलित एक सस्ता मोहरा मिल जाता है, और दलित जो है चूंकि अपने स्वार्थ के लिए गया है, वो इसका हकदार भी बनता है, उसको बेइज्जत होना चाहिए। ऐसे दलों में जाकर के वो इज्जत के काबिल नहीं है। ठीक है सर। हमें इस बीच में प्रफुल्ल कोलखियान सर ने भी ज्वाइन किया है, तो वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रफुल्ल सर। और हम पहले विनय के पास आते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे फिर। और मनीष, आपको नागरिक पर जाना है? हाँ, तो आप जा सकते हैं फिर। अगर यहाँ पे बने रहना चाहते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत जरूरी हो तो आप नहीं, जा बहुत सकते हैं। महत्वपूर्ण टिप्पणियां थी उनकी, बहुत सारगर्भित और बहुत संजीदा टिप्पणियां थी मनीष जी की। हाँ, तो हालांकि यहाँ पे बने रहेंगे तो अच्छा है। एक अभी टिप्पणी फ्लैश हुई थी, मेरे ख्याल से मोहम्मद सलीम का ये सवाल था कि सच में राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था या नहीं। मैं मतलब मैं जानबूझकर इसकी ऐतिहासिकता पर कौन किसको बुलाया था हम नहीं, बहुत ये जो है किताबें हैं इसके लिए, इतिहासकार हैं, वो तमाम लोग हैं जिसपे बात की जा सकती है। हमने इसके पहले डिबेट का हिस्सा है। हाँ, 1-2 बार हमने बात की है, जब हमने इतिहास के प्रोफेसर्स को बुलाया था और उनके हवाले से हमने औरंगजेब के मसले पर बात की थी, और इसके साथ-साथ में कई चीज़ें जो हैं वो खुली थी उस चर्चा में। और दिल्ली विश्वविद्यालय के, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे हमारे साथ इतिहास के, और इस पर हमने गंभीर बातचीत की थी। फिर भी विनय का थोड़ा इतिहास पर भी दखल है, तो छोटी सी टिप्पणी इसके साथ करते हुए, लेकिन जो ये मुख्य बात ये है कि ये जो है एक जातिवादी कोई औपचारिक राजनीतिक पार्टी नहीं है करनी सेना, और मतलब प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों से इसको अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन मिलता है राजपूत वोटों के कारण। इसको कांग्रेस का भी मिलता रहता है, आप कभी भी देखिए बहुत सख्त लहजा नहीं होता है। सपा की भी हमने बात की, जो एक अच्छी खासी जो राजनीतिक दूरी बरतना होता है सैद्धांतिक रूप से, वो बसपा का ही सबसे ज्यादा क्लियर है, और उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल का है, और ऐसी कुछ पार्टी स्नेही सर बताएंगे जितनी हो सकती है। नहीं तो बाकी और जितनी पार्टीज है जो मुख्य धारा में, उन सबका मतलब इस तरह से, तो ये एक तरह से इनको मतलब प्रश्रय देना और फिर तब एक प्रेशर ग्रुप की तरह से इनका काम करना, मतलब इनको कैसे कोई रोक सकता है? ये प्रेशर ग्रुप की एक प्रेशर उसकी तरह से तो काम करेंगे, जैसे आज भी वो, और मोदी ने आज भी, जैसे संजीव जी ने की टिप्पणी की है कि
आज उन्होंने याद भी किया है राणा सांगा को, और तो एक तरह से एक समर्थन हुआ। आज जो भी घटनाक्रम है, आप समझिए कि उसको एक तरह से समर्थन हुआ। हाँ, इस धन्यवाद राणा मनोरमा। सांगा को मोदी जी, योगी जी ने जयंती पर याद किया, सुना आज किया है, यानी वे भी उकसा रहे हैं। इसको सीधे सीधे ये माना ही जाएगा फिर, जबकि उन्होंने इस पर एक भी वाक्य नहीं बोला है जो जो आगरा में हुआ है। मनोरमा, हम लोगों ने पहले भी बात की है और मैंने पहले भी कहा है कि ये जो इतिहास है, इतिहास को हमको गले में पत्थर की तरह नहीं लटकाना चाहिए, बल्कि उसको कंपास की तरह यूज करना चाहिए। और भाजपा की जो समस्या है, वो समस्या ये है कि उन्होंने पहले अपनी एक राजनीति तय कर ली है आक्रामक राष्ट्रवाद की, और उसमें कहीं ना कहीं ब्लाइंडनेस भी है, और उसके बाद वो अपने नायकों की खोज में चल पड़े। आप देखिएगा कि जब वो अपने लिए हीरो खोज रहे थे तो पहले उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खोजा था, श्यामजी कृष्ण वर्मा को। जब श्यामजी कृष्ण वर्मा से उनका काम नहीं चला तो फिर उन्होंने सरदार पटेल को पकड़ा, है ना, और उसका इस्तेमाल अपने, क्योंकि वो उनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है। देखिए क्या है कि जो राजनीतिज्ञ हैं हमारे यहाँ, वो सुविधा से जो है वो लोकतांत्रिक होते हैं और सुविधा से विचारधाराओं के साथ होते हैं। ये एक बड़ी समस्या है ना। देखिए रामजी लाल सुमन जो है वो कोई संत व्यक्तित्व नहीं है, ना वो कोई इतिहासकार है ना। तो जो ये बात है कि उनसे गलती से निकल गया होगा या भावावेश में निकल गया होगा, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। ये बिल्कुल सायास हुआ होगा। हाँ, उनको इस तरह की प्रतिक्रिया की शायद अंदाज हो ना हो, ये एक अलग बात है। क्योंकि हाँ, क्योंकि जो भाजपा जो राजनीति करती है उसको बाकी पार्टियां नहीं भाग पाती, क्योंकि भाजपा जो है वो स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर दोनों का इस्तेमाल करती है। ये जो फेनोमेना है, दो चीज हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि आज की राजनीति जो है वो बहुत बदली है, और जो हमारे जो चुनावी कानून है वो पर्याप्त नहीं है ये जो नेताओं की जो चालाकियां हैं उसको रोकने। जैसे आज जो मीडिया का युग है उसमें चुनावी क्षेत्र जो है वो बहुत बेमानी हो गया है। चुनाव बिहार में है और कोई भाषण केरल में देता है, उसका असर बिहार में होगा क्योंकि वो मीडिया के द्वारा रिले होगा। ठीक है, उनको भी ये पता है कि अगर लोकसभा का सेशन चल रहा है तो ये प्रसारित होगा और इसका इस्तेमाल हो सकता है। और जो पर्दे के जो देश में जो कूटनीतिक जो बैकडोर चैनल चलता है वैसे पार्टियों के बीच में भी चलता ही होगा। ये जो करनी सेना या जो तमाम सेना है, ये जो है एक सिम्टम है स्टेट फेल्योर का। तुम छोड़ो, स्टेट फेल्योर का सिम्टम है, और ये जो दिखलाता है कि ये स्टेट जो है वो फेल हो रहा है, या जो ऐसे लोग जो हैं जो व्यवस्था को, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रहे और व्यवस्था को व्यवस्था के भीतर से तोड़ रहे हैं। देखिए राजपूत समाज के साथ जो समस्या है वो समस्या ये है कि ये बेहद भावुक और साहसी समाज है। जब ये अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है तो कई बार जो है संतुलन में नहीं होता है कि इसके परिणाम क्या होते हैं। ऐतिहासिक तथ्य है, हम जानते हैं, है ना। राजपूत जाति एक ऐसी जाति है जिसके अंदर इस बात की बहुत पोटेंशियल है कि वो सामाजिक जो खाइयां हैं उसको बांध सकती है ना। जैसे राजपूत मुस्लिम भी हैं, राजपूत हिंदू भी हैं, और तमाम आपने ऐसे देखे होंगे। राजस्थान में उदाहरण है, आपको अयोध्या में आया था जो, और उनकी जो वो आइडेंटिटी है वो बहुत स्ट्रांग है, वो भाव है। और कई बार उन्होंने जो सामाजिक परिवर्तन में भी उन्होंने भूमिकाएं निभाई है, जो चाहे वो समाजवादी राजनीति हो, चाहे, और ऐसे हमारे पास नेता भी रहे, चंद्रशेखर जैसे नेता जो धारा के विरुद्ध जाकर के बयान देते रहे, जो मेन लाइन जो भावना है।
अभी जो जो दुखद है वो दुखद ये है कि ये जो करनी सेना वाला जो प्रकरण हो रहा है और उसमें राजपूत समाज का कोई नेता उभर करके बयान नहीं दे रहा है, तो इससे उस समाज की क्रेडिबिलिटी जो है लोकतंत्र के प्रति और जो भावनाएं हैं वो नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। और जैसे आनंद मोहन जैसे लोग जो हैं वो इस बार अपनी प्रतिक्रिया देते और वक्त वो भी ये तो बहुत वोकल है इस पर, वो भी वही तो बहुत वही मैं वोकल है। वही वही मैं कह रहा हूँ। वो जब जब प्रतिक्रिया देते हैं तो उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि वो अपने समाज की कितनी क्षति कर रहे हैं, है ना। बल्कि इधर से राजा भैया का भी समर्थन इन लोगों को अभी अभी जो ये वाला मसला है, आगरा वाला मसला है, उस पे राजा हाँ, भैया का भी फुल समर्थन है। तो वही मैंने कहा ना कि ये भावुक समाज है। देखिए और जो मॉडर्नाइजेशन जो हुआ भारत का, जो जो विभिन्न लोग जो जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदला और जो समाज की जो गति बदली, उसमें सबसे जो मुश्किल दौर से, एडजस्टमेंट के दौर से जो जाति गुजरी वो राजपूत जाति है, क्योंकि उनका बहुत कुछ गया, चाहे जमींदारी के माध्यम से हुआ, चाहे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में से के हिसाब से हुआ। एक बार इन लोगों ने रीअलाइनमेंट की कोशिश भी की, जब मिर्धा जी, चंद्रशेखर, आनंद मोहन, वो एक दौर में ऐसा लगा था कि ये अपनी जो है पावर को तलाश कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो उनको जो इतिहास से सबक लेना चाहिए था कि उनकी जो छवि रही है समाज में पीड़ित करने की लोगों को, उसको उन्होंने करेक्ट करने की कोशिश नहीं, है ना। चाहे दलित समाज के आर पार जो उनको संवाद का सेतु बनाना चाहिए था, वो दुर्भाग्य से हमारे सामने नहीं दिखता है। और ऐसे मौके पे और जो पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात जो है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं जो बाकी जातियां जो है वो ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर हुई और राजपूतों में इसका नुकसान हुआ। शिक्षा के मामले में भी बहुत उनमें काम नहीं हुआ। बाकी बाकी जो चाहे वो दलित जातियां हों, चाहे जो, उन लोगों ने शिक्षा को बहुत गंभीरता से लिया और गंभीरता से प्रयास किए गए, है ना। जी। अभी जो जो तत्काल जो हमारे सामने समस्या है, वो समस्या ये है कि क्या किसी को इस बात की इजाजत दी जा सकती है कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी नींव को कमजोर करने, क्योंकि ये तो साजिश साफ साफ है कि चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे संसद हो, उनके पास में शक्तियां हैं, वो सुओ मोटो लेकर के इन चीजों को दबाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये घटना उनके जो पॉलिटिकल स्कीम को सूट करता है, इसीलिए उस तरह के बयान भी आ रहे हैं और इसीलिए जो है उसको कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। ये बाकी लोगों को भी सूट कर रहा है। तो जो हमारे लिए जो पब्लिक स्फेयर में जो लोग हैं, जो देश समाज की फिक्र करते हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि करनी सेना जैसे जो प्रतिगामी जो संगठन है, उनको अपनी जाति का सिंबल बनने से रोकना चाहिए, क्योंकि उनका जो भी कैरेक्टर है उसमें कहीं भी जो है प्रोग्रेसिव नहीं है। वो सिर्फ जाति गौरव का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो तलवार जो थी राजपूत समाज में जो थी, वो उनके साथ वो डिसिप्लिन का एक मामला था, कमिटमेंट का एक मामला था। पर आज कोई भी अगर तलवार हाथ में लेता है बगैर कमिटमेंट के, बगैर डिसिप्लिन के, तो उनको सिख समाज से सीखना चाहिए। सिंबल ये भी बदला है, सनातन के नाम पर जो हिंदुत्व की राजनीति में तलवार और फरसा लेकर के लोग जो चल रहे हैं, वो सिर्फ मुसलमानों को आतंकित करने के लिए, अल्पसंख्यकों को, बिल्कुल भाषा शैली बदल गई है। वो कहीं से भी जो है, कहीं से भी समाज की रक्षा के लिए, व्यवस्था की रक्षा के लिए वो तलवारें नहीं उठी है। वो तलवारें अराजकता के लिए उठ रही है, बगैर किसी कमिटमेंट के, बगैर किसी डिसिप्लिन के। और हम सब जानते हैं कि कभी भी, चाहे वो पॉलिटिकल मूवमेंट हो, चाहे वो आर्म रिवॉल्यूशन हो, अगर आपने अपने मूवमेंट को डिसिप्लिन नहीं किया
तो उसका नुकसान जो है लंबे समय तक समाज को भुगतना पड़ता है। और जी, गांधी जी लेकिन मैं थोड़ा-सा इसलिए इससे अलग सवाल लेकर आप ही के जो इससे निकला हुआ सवाल है, लेकिन प्रफुल्ल कोलख्यान सर से मैं उसपे कि देखिए जाति डिस्कोर्स या इसकी बात जब हम करते हैं हाँ, एक 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 और चीज मैं मनोरमा बोल दूं, मैं मेरे दिमाग से हाँ, निकल जाएगी। देखिए इतिहास में बहुत सारा ग्रे एरिया है जिसको हाँ, लोग अपने अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना। क्योंकि इतिहास जो हम लोग को अलग अलग हिस्टोरियोग्राफी के स्कूल जो है अलग अलग ढंग से पढ़ाते रहे, उनके वो उनके लिए जो प्रायोरिटी जो फैक्ट का है वो अलग अलग है। ये बात तो ठीक है कि राणा सांगा ने जो है बाबर को आमंत्रित किया, ठीक है ना, लेकिन उसको मोटिव क्या देश को धोखा देना था, ये बात स्पष्ट नहीं है। तो लेकिन वो वो उस व्याख्याएँ ही तो गलत हो रही है ना, वो वही व्याख्याएँ तो वही गलत हो रही है। वही मैं कह रहा हूं ना कि डेटा अपने आप में कुछ नहीं कहता है, और वो भाजपा डेटा से जैसा अपनी का नहीं और भाजपा जैसे मुसलमान को समझ रही है, उस समय में राजपूत राजा वैसे नहीं समझ रहे थे, ठीक है। तो तमाम जो है कई राजपूत राजकुमारियों की शादी मुगलों के घर में हुई थी, औरंगजेब के अंदर भी किसी राजपूत माँ का खून है, तो ये भी समझना चाहिए। तो खैर वो अलग बात है। मैं लेकिन बिल्कुल। हम एक स्वतंत्र वीर कुंवर सिंह की धर्मन बीवी से शादी हुई थी, मतलब दोनों तरफ का मामला था ये। दोनों तरफ का मामला है, ठीक है। तो नहीं, इसमें राणा और वो सांगा क्लास के भी था। किसी ने और बताया कि 4 पत्नियां जो थी मुस्लिम थी। जी वो जो है कि वो क्लास का मामला था, क्योंकि वो क्लास का मामला था। हमारे जैसे क्योंकि सामान्य भाजपा राजपूत से तो कोई हाँ मुसलमान वही जो है बोले नवाब शादी नहीं करता अपनी बेटी का। जी जी। तो वही भाजपा जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करके दिखा रही है वैसा नहीं था ना। लेकिन मैं दूसरी बात करी प्रफुल्ल सर से जैसे कि विनय ने बात की, हम आजाद भारत में रह रहे, जाति का डिस्कोर्स इस तरह से नहीं है, इस तरह से हम नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी किसी भी जाति की बात हो। हम जाति की बात सोशल जस्टिस के लिए कर रहे हैं, जिसमें जो प्रिविलेज्ड है उनकी जाति का कोई मायने नहीं है, उस जाति को लेकर ना कोई गर्व ना कोई उस तरह का। हाँ, उसमें जो गरीब है जो उसमें आर्थिक रूप से पीछे रह गया, उनके लिए बात जो एक वेलफेयर स्टेट में होता है। लेकिन जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो बाकी जाति की बात हम दूसरे संदर्भ में कर रहे हैं, वो गर्व की बात नहीं, वो न्याय दिलाने के लिए है। तो यहाँ पर जो इस तरह की जातियां आ रही हैं, आपको क्या ये सहलाने जैसा नहीं हुआ कि किसी के एक एक नासूर को जो है या पाल पोस रही है सब मिल करके इस पॉलिटिकल सिस्टम में। इन सारे जो जातीय गर्व वाली जो सवर्णों की पार्टियां जो भी इस तरह के संगठन बनाए हैं, वो तो एक नासूर की तरह जिनको पाला पोसा जा रहा है, जिसका ये नतीजा होना ही होना है, क्योंकि ये जाति की बात है ही नहीं। किस जाति का गर्व करना, क्यों करना। जी सभी को नमस्कार। विलंब से आने के लिए क्षमा। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जाति का सवाल उठता है तो वो इसलिए उठता है कि जाति के कारण जो भयानक शोषण और भेदभाव, शोषण से भी अधिक जो भेदभाव हुआ है, उस भेदभाव को दूर किए जाने की जरूरत है और मनुष्य और मनुष्यता के आधार पर व्यवस्था को संचालित किए जाने की जरूरत है। क्योंकि जाति व्यवस्था हमारे समाज को विपथित कर देती है, उसको पटरी से उतार देती है। हमारे बहुत सारे लोगों की में जो संभावना, जो योग्यताएं होती है, जो उनमें क्षमताएं होती है, और उनके समुचित इस्तेमाल से राष्ट्र को वंचित रह जाना पड़ता है। तो इस भेदभाव के कारण यह होता है कि अधिक योग्य लोग उस जगह पर पहुंचते हैं। अब यहाँ सवाल यह उठ जाता है कि अगर वे योग्य हैं तो फिर आरक्षण क्यों? भैया अयोग्य इसलिए है कि उन परिस्थितियों में डाल दिए गए हैं, और ऐसे पदों पर उनका आरक्षण है जहां योग्यता की तो बात है ही, लेकिन वह जीवन यापन के लिए अधिक है। जो बहुत अधिक योग्यता या बहुत अधिक टेक्निकल्स की बात है बड़े बड़े पदों पर, वहां वह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि अवसर की समानता को अगर हम उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उसके कारण जो है सो एक सामाजिक अन्याय का वातावरण बनता है। तो सकारात्मक उपलब्धियों के लिए, सकारात्मक प्रयास के लिए जाति की बात करना, जातिवाद का बात करना, यहाँ तक कि जाति को संगठित भी करना, एक सांगठनिक चेतना का विकास करना भी दूसरा मायने। वह एक मुक्ति का प्रसंग है, वह अपने आप को बचाने का प्रसंग है। लेकिन अगर आप दूसरे पर आक्रमण करने के लिए संगठित होते हैं, चाहे वो आप किसी भी जाति के हों, तो यह एक भयानक बात, देखिए क्योंकि हमारे आक्रमण यहाँ
सर यहाँ पे क्योंकि हमारे यहाँ देखिए दलित पैंथर पार्टी भी है, भीम आर्मी भी है, लेकिन उनके होने का मतलब अलग है। करनी सेना नहीं से नहीं बिल्कुल अलग है। नहीं नहीं, वो देखिए, हथियार तो धर्मनिरपेक्ष होते हैं। जो दलित पैंथर और जो दूसरी पार्टियां हैं, जो समाज के अलग अलग समूह जब हथियार उठाते हैं, तो हथियार अपनी सुरक्षा में भी होते हैं। जी। ऐसा नहीं कि हथियार वो सिर्फ आक्रमण के लिए होते हैं। तो अपनी सुरक्षा के लिए अगर वो उठाते हैं, वो आक्रमण का उनका उद्देश्य नहीं होता है। वे ये हक उसका की बात इसलिए है, बिना, वो अपने हक के लिए खड़े हुए हैं वो। वे इसका बेमतलब इस तरह से प्रदर्शन नहीं करते हैं, न उनको छूट दी जाती है। कल को रास्ते पर अगर वामपंथी, जो अति वामपंथी जिन्हें कहा जाता है, वो अपने अस्त्र शस्त्र के साथ अगर कहीं पर चले आए, तो पुलिस क्या करेगी? इसी तरह से खड़ी रहेगी, नहीं, इसी तरह से विनम्र विनम्र निवेदन करेगी कि नहीं नहीं, उनका आप तो लोग किताब शांति बना। नहीं, उनके यहाँ तो किताब मिल जाएगा तो ये यूएपीए लग जाएगा। तो ये शासन का जो दोहरा चरित्र है, मैं इसलिए बुनियादी बात ही कह रहा हूं कि किसी पर आक्रमण करने के लिए संगठित, और ये आक्रमण भी नहीं है। सच पूछिए तो जिन हथियारों को लेकर आप गए हैं, उन हथियारों से आक्रमण भी संभव नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि ये अजायब घरों की चीजें हैं। अब उनको लेकर के ठीक है, शोभा सुंदर अवसर प्रफुल्ल पर। सर, मैं जो लोग वो तलवार लेकर के गए हैं, उसमें से 10% लोग को ही तलवार चलाना आता है। बाकी जो अरे वो 90% लोग जो तलवार लेकर के गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए गए। देखिए हाँ, हाँ, बिल्कुल वो बात तो है ही, मतलब प्रतीकात्मक ही है वो। वही वही प्रतीकात्मक ही है। वही मैं भी कह रहा हूं कि वो आप गए हैं, चिढ़ाने के लिए गए हैं। हम्म, अगर सचमुच में कोई लड़ाई खड़ी हो जाए, तो फिर जो स्थिति बनेगी वो तो बहुत भयानक होगी, और अरे और वह स्थिति बनेगी नहीं। नहीं, और वो एक लाइन भी और क्या, आप आज की तारीख में वो लाइन भी है अभी के दौर में कि आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बोल दीजिए, डीएनए बोल दीजिए, उनके डीएनए में प्रॉब्लम जो बोल दीजिए, वो लोग किसी भी तरह का रेसिस्टेंस नहीं खड़ा कर रहे। एक सीए एनआरसी पे हुआ तो उसको लेकर के किस तरह से हुआ, लेकिन ये नहीं नहीं, दिखा, ये साबित करना है कि अगर राजपूतों के खिलाफ बोला तो वो क्या कर सकते हैं, कैसा उपद्रव कर सकते हैं। अरे देखिए, मनोरमा जी, कुछ कड़वी सच्चाइयां होती है, इसको स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस्लाम जब भारत में शक्ति संपन्न हुआ, सत्ता में आया, तो बहुत सारे जो दलित पिछड़े लोग जो थे, जो समाज में पीछे छोड़ दिए गए थे, जो वंचित थे, जिनको जिन पर जबरदस्ती की जाती थी, उन लोगों में एक उत्साह का संचार हुआ और वे इस्लाम की तरफ गए। बार बार आरोप लगता है कि इस्लाम के प्रसार के लिए इन लोगों ने तलवार उठाई। अगर इस्लाम के प्रसार के लिए तलवार उठाई होती, तो सामाजिक भेदभाव और वर्ण व्यवस्था पर पहला आक्रमण होता। ये सबसे तो बड़ा कभी तो धोखा उन पता लोगों है ने, क्या होगा? जो हरियाणा का भगाना कांड था, मिर्चपुर और एक भगाना 2 कांड हुआ था, भगाना के जो पीड़ित थे उन्होंने अंततः इस्लाम इसी में स्वीकार किया कि इतने सालों तक जब उनको न्याय नहीं मिला तो उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से हिंदू धर्म को छोड़ने की बात की और वो मुसलमान हाँ, तो बने। इसकी भी खबरें हैं। ये तो विद्वानों ने लिखा है ना कि, और निरपेक्ष विद्वानों ने लिखा है कि इस्लाम की सत्ता जब स्थापित हुई, उसके पहले ही इस्लाम जैसे किसी धर्म की प्रतीक्षा भारत की बहुत बड़ी आबादी के मन में पल रही थी। लेकिन वहां भी जब भेदभाव हुआ और उच्च वर्णों के साथ अधिक सकारात्मक, अधिक स्वागत हुआ, तो वो जातियां इस्लाम की तरफ बढ़ने से रुक गई। इसलिए कोई कोई जाति और किसी किसी परिवार के आधे लोग तो इस्लाम में चले गए, आधे लोग इधर रह गए। आपने हरियाणा का जिक्र किया, हरियाणा की ही बनावट देख लीजिए ना। जो इस्लाम मुसलमान जाट जो हैं, वो अपने को राजपूती आभा से जोड़ते हैं। बिल्कुल। वो अपने, तो ये देश हमारा ऐसा नहीं है कि इसमें आप सीधी विभाजन रेखा खींच दें। बहुत सारे हमारे पंजाब देश की का तमाम विस्तृत तो जातियां हैं, अराइन है और कितने जो आपको दोनों में मिल जाए, बहुत मलिक है दोनों में मिल बहुत जाएंगे, सारे हैं। पंजाबी मलिक मिल जाएंगे, नीच मुसलमान मलिक मिल पसमंदा जाएंगे, में भी हैं, हाँ। पसमंदा में भी हैं, ऊपर में भी हैं। और मैं अभी उस पर तो विश्लेषण कर नहीं रहा हूं, इसलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इनमें एक ऐसी प्रवृत्ति रही है कि सत्ता के लोगों में एक साठगांठ बन जाया करती थी, इसीलिए शादी ब्याह भी इनके यहाँ कबूल हो जाता था। लेकिन ये दोनों मिलकर के हमारी जो
जनता जिन्हें वंचित किया गया था, उनको वंचित करने के, बनाए रखने के षड्यंत्र में ये सभी शामिल हो जाते थे। और मैं फिर कहूं, हालांकि कोई ऑफिशियल लाइन नहीं है, लेकिन मेरे मन में कभी कभी शंकाएं जरूर होती है कि जो दलित आबादी है, इसको जितना भय या जितना आक्रांत ये उच्च जातियों से रही है, यानी कि व्यवस्था से रही है, उससे कम आक्रांत इस्लामिक व्यवस्था से नहीं रही है। बिल्कुल इसके कई उदाहरण, बिल्कुल। कभी कोई देखिए, सामाजिक सुधार तो किया नहीं। आखिर पसमानदा जो अशराफ का जो डिस्कोर्स है वो हाँ, इसी वजह के कारण है ना। न सिर्फ पसमानदा, हिंदू पसमानदा की स्थिति भी उसी के कारण से बनी हुई है। अब ये आप तलवार चमका करके वहां अभी देखिए पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति हो गई है। एक वक्फ बिल पर, उसके संशोधन पर काफी हंगामा। ये चाहते हैं, सत्ताधारी ये चाहती है कि 3 लोगों की मौत हाँ, हुई, बाप बेटे की हत्या हुई और बाप उसके बेटे, बाद से जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 10 लोग घायल तो हुए हैं। ये आपने जो कहा, और सर ने भी कहा, विनय सर ने कहा, और स्नेही सर ने भी कहा होगा, मैंने नहीं सुन पाया उनको मैं, ये जो बार बार ये टकराव चाहते हैं, क्योंकि टकराव से ये ध्रुवीकरण, और ध्रुवीकरण से अस्थायी बहुमत की तरफ इनको रास्ता मिलता है। इसलिए इसको बुनियादी तौर पर, जमीनी तौर पर ही किसी भी टकराव में जाने से रोक देना चाहिए। और इस मामले में जो दलित समाज के जो नेतृत्वगण हैं, हाँ, लेकिन प्रतिरोध को नहीं रोकने की बात मैं कह रहा हूं। टकराव और प्रतिरोध में हमें अंतर तो करना ही हुआ। जैसे मैं कहता हूं प्रदर्शन और आंदोलन में अंतर है। तो जैसे बिहार में जब छात्रों का बीपीएससी का कार्यक्रम हुआ था तो प्रतिरोध था, प्रदर्शन था, सिर्फ आंदोलन नहीं था वो। आंदोलन नहीं। लेकिन हम कई बार उसमें ये कर जाते हैं, हाँ, प्रदर्शन, आंदोलन में प्रदर्शन होते हैं, लेकिन हर प्रदर्शन आंदोलन नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो अंतर है, तो बहुत धैर्य के साथ ये लोग देख रहे हैं। जो हमारे समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके जो नेता हैं, या जो सामाजिक न्याय के पैरोकार हैं, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय से जुड़े हुए हों, और उन्हें इस टकराव को रोक करके टकराव को प्रतिरोध में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और उस प्रतिरोध की इजाजत हमारा संविधान हमें देता है। जी। अभी इस दौर में हम टिप्पणियां जो आई हैं उस पर छोटी छोटी सी टिप्पणियां आप लोगों के लिए लेते हैं। कुछ टिप्पणियां हैं जो कि बहस को ऐड ऑन कर रही हैं। तो हाँ, ये राजीव आपसे ही ये टिप्पणी लेते हैं, एलआर भारती जी की है। एलआर भारती जी की, क्या राणा सांगा पर टिप्पणी करना आवश्यक था, और यदि आवश्यक था तो डिंपल यादव को उठाना चाहिए था। यदि डिंपल यादव ने ऐसा कहा होता तो फिर करनी सेना इसी तरह से आक्रामक होती। बिल्कुल, ये चीज जो है, अभी हमारे जो शाही सर, स्नेही सर हमारे साथ हैं, उन्होंने भी कहा कि जो सपा जो है एक दलित सांसद का उपयोग की है। इससे पहले जो है वो यशवीर सिंह जो धोबी समाज से आते हैं, उनसे जो है कोटा विदिन कोटा वाला जो बिल था उसको फरवाया गया था। तो और पहले जो है कि सपा समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी आदरणीय मुलायम सिंह यादव के समय से ही समाजवादी पार्टी के अंदर मतलब राजपूतों का एक अच्छा खासा स्टेक रहा है। मोहन सिंह जी, अमर सिंह, आपके ये पंडित सिंह, विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह, ओम प्रकाश सिंह, कई दर्जनों ठाकुर नेता जो हैं वो सपा में अच्छे अच्छे पदों पर रहे हैं। उनके घर की जो दो बहू है, वो डिंपल यादव और अपर्णा यादव, वो स्वयं जो है ठाकुर है। तो ये बयान जो है, ये डिंपल यादव से यदि दिलवाना था तो डिंपल यादव से दिलवाना चाहिए था। साथ ही साथ एक चीज और मैं हाँ। शुरुआत में कहना भूल गया था कि बंगाल और उत्तर प्रदेश से जो तुलना हो रही है, उत्तर प्रदेश में देखिए इसमें क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गला जो है ना, वो घड़ा में कहते हैं फंस जाता है, वो फंसने वाली स्थिति हो गई है। योगी आदित्यनाथ जो है वो बहुत असमंजस की स्थिति में पड़ गए हैं। ये बात सच है कि योगी आदित्यनाथ नीति रहती है वो सांप्रदायिक नीति रहती है। मुसलमान जो है आज के दिन में वो दमन का एक सबसे आसान उपाय है, ये बात सच है। लेकिन वो ये योगी आपको याद आदित्यनाथ, होगा अबू आजमी पर ही जो योगी जी की टिप्पणी है वो कितनी असंवैधानिक है। एक मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए वो कोई हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री ये बयान दे कि उसको यूपी ले आइए, हम उसका इलाज कर देंगे।
बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, मैं इससे इससे आपसे आपकी बातों से इत्तेफ़ाक रखता हूँ। लेकिन देखिए, क्या है कि ब अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही वो हिंदुत्ववादी हों, लेकिन आप जो आपका मूल होता है, वो कहीं न कहीं तो वो आपका एक कोर होता है। उस कारण से यदि वो करनी सैनिक पे गोली चलाएँगे तो वो जो है उनको फिर उससे जो है राजपूत नाराज़ हो जाएँगे, ये ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक चीज़ और कहेंगे कि इतना कुछ तलवार लहराया गया, बिल्कुल तलवार अजायब घर में और रखने की चीज़ इसमें है। राजीव एक और बात है जो मतलब तथ्य के साथ में वो है इसलिए रख रही हूँ कि एक राजपूताना कहा जाता है राजस्थान को, लेकिन कायदे से सबसे ज्यादा जनसंख्या में राजपूत उत्तर प्रदेश में है, तो इसलिए बिल्कुल, बिल्कुल। वो तलवार पे धार पे चलने जैसा तो है योगी के लिए, नो डाउट इस बात पर। हुँ, हुँ। अगर राजनीतिक समीकरण के लिहाज से देखें तो नफा जी, जी, नुकसान के जी। लिहाज से देखें। जी, जी, जी। जी। और ये देखिए ना कि ये तलवार लहराना बिल्कुल मैं कहता हूँ कि अजायब घर की तलवार चीज़ है। लेकिन इसके साथ-साथ जो है ये भी सच है कि यदि दूसरा कोई मुख्यमंत्री होता योगी आदित्यनाथ की जगह, तो ज़रूर है कि इसमें से जो है ना गोली चलती, पुलिस के द्वारा गोली चलती, लोग मारे जाते। लेकिन योगी आदित्यनाथ यदि गोली चलवाते हैं, तब भी उनको जो नुकसान है, यदि गोली नहीं चलवाते हैं, तब भी उनके ऊपर नुकसान होगा, लोग ठाकुरवादी होने का आरोप लगाएँगे। और नहीं और 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 एक और मैं एक यहाँ बात पे ये मैं हाँ ठीक है, ये मैं आप पहले पूरी कर लें। हाँ। एक 2 मिनट का बस मैं ये बात कहूँगा हाँ। कि इतना तलवार लहराने के बाद भी उत्तर प्रदेश में कोई हिंसक घटना नहीं हुई। उस दिन भी ठीक है कि रामजी लाल सुमन के घर तक गए थे, लेकिन पुलिस जो है कि उसकी पिटाई की, तो बाद में वो जो है कि किसी को व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुँचा। इस देश में जो है कि मुरथल में जो है कि मतलब इस भीड़ का शक्ल लेके जो है कि महिलाओं के साथ रेप किया गया। पटना में जो है रणवीर, मेरे पास जो है ये जातीय सेना, बिहार में जातीय सेनाओं का उद्गम, कुमार नरेंद्र सिंह की किताब है। तो पूरा इतिहास है किस तरह से भारत में जो है जातीय सेना बिहार में भारत में बनी है। बनी तो है। जातीय सेना के नाम पे आप देखे होंगे कि पटना का डाक बंगला जलाया गया था। और करनी सेना का जहाँ तक उद्गम का बात है, तो ये उस समय 2006 में जो उद्गम हुआ था, उसका भी थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ। उस समय राजस्थान के अंदर अलग-अलग जिलों में 6 राजपूत लोगों की हत्या हुई थी। उसके प्रतिरोध में जो है कि 4 जो है जिस जाति ने, शायद जाट वो जाति थी, 4 जाटों की हत्या हुई। उसके बाद जो है ये करनी सेना का गठन हुआ, एक आंदोलन हुआ। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी इसके जो संस्थापक थे, उन्होंने स्थापना की थी। बाद में उस आंदोलन का जो बार्गेनिंग हुआ, तो वो कांग्रेस जो 2008 संभवतः 7 या 8 में विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उस आंदोलन के कारण जो है कि कांग्रेस से सीटों की बार्गेनिंग की गई थी। उस तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि दोनों तरफ के दल जो हैं कि वो इसका जो मैं है ये कि हाँ, तो इसलिए तुष्टीकरण बार-बार हमने इसको तुस रेखांकित किया है कि हाँ, सभी पार्टी का जो है जिनका हाँ। नहीं है स्पष्ट रूप से बीएसपी और जो मैंने लोकदल का किसी नाम की लिया। आप अपने सुविधा के मुताबिक किसी के लिए जो है कि मीठा-मीठा गप हो जाता है, किसी के लिए कड़वा-कड़वा थू हो जाता है। बस एक अंतिम छोटी-सी टिप्पणी मैं कहूँगा, इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए कि ये आखिर इसका जो है कि ये प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश ही क्यों हुआ? एक जो भाजपा के अंदर जो है कि मोदी जी जो हैं अब रिटायरमेंट के मूड में की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो जो मोदी जी के उत्तराधिकार की भी एक लड़ाई है। उस लड़ाई में जो लोग वो सक्सेसर के रूप में हैं, वो कहीं न कहीं जो है कि वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी है जो कि अ, उसमें कहीं न कहीं वो जो एक भाजपा का तबका है, वो विपक्षी दल को भी साथ देता है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। इस एंगल से भी हमको देखना चाहिए। जी, नहीं मैं एक और चीज़ बस आपसे पूछना चाह रही हूँ, उसके बाद ही मैं स्नेही सर के पास आऊँगी। आपको ये नहीं लग रहा कि रोक देना चाहिए था इंटेलिजेंस से लेकर के तमाम चीज़ों का फेलियर भी इस लेवल पे जो है इसको होने ही क्यों दिया? तो यहाँ पर केंद्र सरकार और योगी सरकार दोनों ही आपको नहीं लग रहा है कि ये जानबूझ करके उसको हवा देना, पहुँचने देना, ठीक है कोई किसी की मार-काट नहीं हुई, कुछ ऐसा नहीं हुआ, कोई हिंसक घटना नहीं हुई, मतलब आक्रमण और इस तरह की चीज़ अभी तक नहीं हुई है, अप्रिय घटना नहीं हुई है। लेकिन फिर भी ये भीड़ अपने आप में इस तरह से एक जगह जमा होना 50,000 लोगों का और वो भी हथियारों से लैस होकर के अपने आप में पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है। तो यहाँ पर बिल्कुल तो आप कानून मानेंगे, बिल्कुल, यहाँ पर तो बिल्कुल इसको कानून का होने क्यों उल्लंघन है। दिया? और राजपूत समाज से मैं कहूँगा कि ये तलवार का युग नहीं है, कलम का युग है, कीबोर्ड का युग है, कंप्यूटर का युग है। उससे बाहर 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 उससे आप बाहर निकलिए। आप जो है लोकतंत्र को आपने अपने अंदर आत्मसात कीजिए। आप जो है कि अभी भी जो है वो अलग तरह की दुनिया में जीते हैं, उससे बाहर निकलिए।
सर लेकिन हम एक चीज और है, जिस तरह से जो है कि राजपूत जो है वो आज के डेट में भाजपा का कोर वोटर है। तो यदि कई सारा यदि ये उदाहरण दिया जाता है कि मुसलमान होता तो गोली चल जाता, तो जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर या विपक्षी दलों के ऊपर मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप लगता है, उसी तरह से राजपूत कहीं ना कहीं जो है कि ये भाजपा कहीं ना कहीं तुष्टीकरण कर रही है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, ये भी सच है। और ये भी हो सकता है कि दूसरे दल होते तो वो भी जो है गोली चलवाती, ये भी सच है। तो भाजपा के द्वारा मतलब राजपूतों का तुष्टीकरण हो रहा है। जब श्रेय सर इतना बात कर रहे थे, विचारों की बात की, ये तलवार के दौर ने आप भी कहता, मैं भगत सिंह का नाम ले रही थी। हमारे देश के सबसे बड़े आइकॉन क्रांति के हैं, जो पहले ही कह गए हैं। उनका जो एक वाक्य है जो कितना बड़ा प्रेरक वाक्य है कि जो क्रांति विचारों की धार से वो तेज होती है, तलवारों की से नहीं। तो ये चीज जो है, ये पता नहीं क्यों नहीं, मतलब जो भी है, मैं सिर्फ एक जाति विशेष नहीं, युवाओं का इससे बड़ा आदर्श क्या हो सकता है, इस वाक्य से बड़ा आदर्श क्या हो सकता है? नहीं, ठीक, बिल्कुल ठीक कहा। अभी हमारे साथी बहुत संतुलित होकर के बोल रहे थे, और उनके लिए ये इस मसले पर बोलना भी एक चुनौतीपूर्ण तो है ही, लेकिन फिर भी बड़े संयत भाव से उन्होंने कहा कि हमें कीबोर्ड पे आना चाहिए। जातीय अस्मिता के इस दौर में उनके लिए चुनौती था आपके सवालों का जवाब देना, और वो बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, अपनी डिग्निटी को, और अपने उसको गिराया नहीं, और साफ तौर पे अपने लोगों को संदेश दिया है कि भाई कीबोर्ड का जमाना है। हमारे यहाँ कहा भी गया कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अखबार निकालने का मतलब यही है, जातीय चेतना, मतलब इस तरह से नहीं करना है। अच्छा, ये भी सही बात है कि मतलब राजपूतों को हम देखते हैं कि हमारे लोक साहित्य में और खासकर आलखंड वगैरह में कहा गया है कि वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। माने उसको बिल्कुल ये जीने का हक ही नहीं दिया गया। कहा तुम रण क्षेत्र में ही रहो, और रण क्षेत्र में 18 साल में यदि नहीं जूझे, आगे जिए तो बेकार है। मतलब ये एक तरह से उनके लिए ऐसा बना दिया गया, और उसको उसमें कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जबकि हमें इससे निकलना है। जीवन जीना एक कला है, ये हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आदरणीय अर्जुन सिंह जी, बीपी सिंह जी, चंद्रशेखर जी बहुत माननीय लोग रहे हैं। इन्होंने दलितों के बीच में भी काम किया है, दलितों को, बहुजनों को संभालने सजाने का, उनकी सुरक्षा का भी काम किया है। रक्षा का भाव रहा है इनमें, और हम उम्मीद करते हैं कि राजपूतों से भले ही जाकर के उनके दो हाथ मुसलमानों से होते रहे हों या अंग्रेजों से होते रहे हों, लेकिन हम लोग तो उनके एक तरह से हजारों वर्ष तक सेवादार रहे हैं। यदि कोई इस तरह की त्रुटि हुई है, तो स्वाभाविक रूप में मुझे अच्छा लगा कि आज कोई इस तरह की हिंसक वारदात नहीं हुई, न घटना हुई, लेकिन हो सकती थी। राज संरक्षित ये था, इसलिए हो सकता बाधा भी रहा हो कि भाई प्रदर्शन कर लीजिए, लेकिन तो कुछ और मैं यही सवाल भी लेके आना कि आप इसके पीछे कोई अंदरूनी राजनीति? मुझे नहीं, राजनीति पूरी तरह से राजनीति है कि राजपूतों को संतुष्ट भी करना देगा। भाई ठीक है, देखिए अनुमति हम दिए देते हैं, लेकिन मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, ये लाइन ऑर्डर संभालना मेरा कर्तव्य है। कोई गड़बड़ मत करना, यदि गड़बड़ करोगे तो समझ लीजिए कि मैं फिर उत्तर प्रदेश का एक सख्त मुख्यमंत्री भी हूँ। ये अंडरलाइन रही होगी, और यही कारण है कि वो संतुलित रहे। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि और लोग होते तो गोलियां चल जाती। आप कल्पना कीजिए, यदि बहन जी की सरकार होती तो नौबत ही ना आती। बहन जी की सरकार होती तो कहीं पता चलता था कि कहाँ छुपे हो, कहाँ जाकर के नारे विलुप्त हो जाते थे, कहाँ जाकर के पता नहीं चलता था। इसी राज्य में रहते हम जानते ही नहीं थे कि ये लोग कहाँ गए हैं। इस तरह के उपद्रवी मानसिकता वाले लोग, पता नहीं चलता है। तो ये एक माहौल मिलता है उनको, मतलब माहौल मिल जाता है कि ये है, और मनोबल बढ़ जाता है। तो ये मनोबल जो बड़ा हुआ है, जातीय मनोबल, मतलब मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भले ही मतलब ठाकुरों की सरकार है, लेकिन मनोबल जो है ब्राह्मणों का उतना नहीं बड़ा है जितना कि ठाकुरों का बड़ा हुआ। भले उन्हें कुछ ना मिल पा रहा हो, भले ही उस तरह से ना मिल पा रहा हो, लेकिन फिर भी ऊंचे पदों पर उनको मुकाम मिला है। और एक जातीय गौरव का आभास तो होता ही है, क्योंकि जातीय गौरव का एहसास मुख्यमंत्री जी कई बार करा चुके हैं सार्वजनिक रूप से। तो मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने, या जो भी हमारे उच्च पदों पर हैं, संवैधानिक पदों पर हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली है, सबकी संरक्षा, सबकी सुरक्षा और देश की अखंडता का ध्यान पहली है। वोट बैंक का सवाल रहेगा, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि राज्य और देश रहे, तभी तो हम सब ये कर पाएंगे। राज्य की सुरक्षा पहला कर्तव्य है, संविधान की संरक्षा। अब बिल्कुल सही बात है, आज की तारीख में यदि कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दलित होता
और वो ठीक अम्बेडकरी लाइन का होता, संविधानवादी होता, तो इसका इसका तो ये सवाल ही नहीं उठता था, तुरंत जाकर के उसको बैन कर देता। तब क्या सरकारें ये रुख अपनाती? ये कभी ना हो पाता। तो ये अपने अपने तरह का जो मानसिक माहौल बना है, एक तरह से जो हिंदुत्व की टुंड में नशा में पूरा उत्तर भारत लीन है। अब मजे की बात देखिए, दक्षिण में कोई हो हल्ला नहीं हो रहा, ना बख पर हल्ला हो रहा है, ना और किसी मसले। दक्षिण वाले अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट में मस्त रहते हैं, कभी कभार वो करते हैं तो फिर उनकी हरकत का फिर अलग प्रकार मतलब होता है। लेकिन इस समय हम देखते हैं तमाम प्रकार की जो उत्तर भारत में छटपटाहट देखी जाती है, गाय को लेकर के, तमाम मसलों को लेकर के, हमें लगता है एक देश में ही दो देश हैं। साइंटिफिक टाइमर जहां आप बैठे हैं बेंगलोर वगैरह में, इस तरह के उपद्रव को कोई हवा नहीं देने वाला है। भले ही वहां सरकारें प्रतिपक्ष की हैं, लेकिन इस तरह की ना वहां हवा मिलती है, ना उनको इतनी फुर्सत है। यहाँ तो फुर्सतिया लोग बैठे हुए हैं, वहां के जो अच्छे लोग हैं वो जाकर के विदेशों में निकल गए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ बेरोजगार करके रखा है, और इस तरह से रखा है, उसका यूज कर रहे हैं, सभी लोग यूज कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक कहा हमारे साथी ने, बिल्कुल ठीक कहा कि जाकर के जब वहां गुजरात में वहां के मुख्यमंत्री से फिसलन हुई थी, तो यहाँ जाकर के सपा ने उसको खूब काटा, उस फसल को। तो ये सब देखना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं कहूंगा कि इस मसले को शांत हो जाना चाहिए, इसको ज्यादा बड़ा, लेकिन ये शांत नहीं होने देंगे, क्योंकि एक और दलित का मुद्दा लगा दिया। लेकिन ये भी मैं बता दूं, मेरी तमाम दलित संगठनों से बात हुई है, इस मसले से दलित अपने आप को अलग रख रहे हैं, इसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। जी, ठीक है। हम विनय के पास आते। विनय, एक टिप्पणी महेश यादव जी की थी, तो वो मैं उसमें उन्होंने लिखा था कि जिस संदर्भ में उन्होंने बात की है रामजी लाल सुमन ने। राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं, राजीव की राजीव टिप्पणी कुछ ले कहना लो। चाह रहे हैं? हाँ, बोलिए राजीव। बस एक छोटी सी बात मैं ये कहूंगा, इस पूरे प्रकरण में जो है दलित संगठन जो है कि जिस तरह से इसको हैंडल किए हैं, खास करके कुछ लोगों को, 2-4 लोगों को हटा दिया जाए तो वो बहुत ही संतुलित तरीके से, बहुत ही सराहनीय उनका स्टैंड रहा है। पॉलिटिकली जो है बहुत समझदारी वाला स्टैंड रहा है। आप देखिए कि ये रामजी लाल सुमन का समर्थन कौन कर रहे हैं? समर्थन करने वाले ज्यादातर या तो यादव मिलेंगे, कुछ सेक्शन ब्राह्मण का मिलेगा। इधर जो है राजपूत समाज जो है वो तलवार लेके जो है वो अलग तरीके से वो कर रहा है, जो है कि वो मारने काटने वाली बात या और तरह की बात कर रहा है। लेकिन दलित या बहन जी मायावती देखिए कि उनका जो स्टैंड है वो बहुत ही मतलब दूरदर्शी स्टैंड है, बहुत ही वो जो है कि सराहनीय स्टैंड है वो। तो मैं कहूंगा राजपूत समाज से ये कहूंगा कि उन्हें जो है कि दलित संगठनों से, दलित समाज से सीखने की जरूरत है। दलित समाज जो है आज से, जब भारत आजाद हुआ उससे पहले उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ही खराब थी, लेकिन उन्होंने 70 साल में अपना ये विकास किया। वो जो है इस देश की लोकशाही को समझे, वो जो है इस देश की तरक्की में जो है कि कदमताल कर पाए, इस देश को समझ पाए। विनय ठाकुर सर भी पहले कहे थे कि राजपूत समाज इस चीज को नहीं समझ पाया है, वो इस चीज को समझे। साथ ही साथ ये स्नेही सर जो बोले कि ये सुप्रीम कोर्ट का यदि कोई अम्बेडकराइट जज होता, तो मैं ये चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में अम्बेडकराइट जज हो। सुप्रीम कोर्ट में टोटल डिस्कोर्स जो है ये सर्व समाज के ऊपर भी है कि वो कोई भी हो, कोई ऐसी विवादित टिप्पणी नहीं करे। देश जो है विकास की तरफ बढ़े, देश जो है वो तरक्की की तरफ बढ़े, वो टिप्पणी, उस तरह की टिप्पणी होना चाहिए। जज से बात आया तो कि राजपूत समाज के लिए मसला तो ये होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में ठाकुर समाज के कितने जज हैं, हायर ब्यूरोक्रेसी में कितने राजपूत समाज के जो है कि वो आईएएस अफसर हैं, पत्रकारिता में कितने राजपूत हैं, किसी यूनिवर्सिटी में कितने, भारत के टोटल यूनिवर्सिटी में कितने वीसी जो है राजपूत समाज के हैं। ये डिस्कोर्स का विषय होना चाहिए। और दलित समाज हो या जो भी वंचित समाज है, इस देश में जो है 2 ठाकुर ऐसे हुए हैं जिन्होंने न्याय किया है, बीपी सिंह और अर्जुन सिंह। तो दलित समाज को भी इस चीज को जो है कि समझदारी के साथ जो है कि वो एक साझेदार बन के जो है राजपूत समाज के साथ जो है कि वो तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। जी, मैं विनय आपके पास वो सवाल लेकर आई थी। एक महेश यादव जी की टिप्पणी थी कि उसमें उन्होंने लिखा है, अगर वो टिप्पणी फ्लैश हो सकती है तो दिखा दीजिए, नहीं तो मुझे ध्यान में आ रहा है कि उन्होंने रामजी लाल सुमन के बारे में, कि उन्होंने जिस संदर्भ में संसद में बात की थी, तो ऐसा लगता नहीं कि मतलब सवाल ही है उनका कि क्या वो माफी मांगेंगे फिर, और तब जबकि धमकी करनी सेना का माफी का ही है। अभी तक तो मुझे नहीं, राजीव के पास कोई अपडेट हो। 5 बजे तक माफी मांगने की बात थी, 5 बजे तक माफी नहीं मांगा, तो अभी तक तो जब तक मैं ये कार्यक्रम तैयार कर रही थी, मतलब एकदम टाइम जब हो गया था, तब तक तो ऐसा कोई माफीनामा नहीं आया था।
मुझे लगता है कि माफी का समय निकल चुका है, थोड़ी देरी हो गई है। अब जो सिचुएशन पैदा हो गई है, ऐसे में मुझे लगता है कि वो माफी मांगना और नाक रगड़ के माफी मंगवाने की जो है एक तरह से जबरदस्ती करना, ऐसे हालत में तो फिर मैं भी नहीं कहूंगा कि माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हालात इस निकल बात वो बिल्कुल वो अब निकल चुका है, जो मौका था वो गंवा दिया है सपा ने, वो मौका जी, निकल तो चुका ये है अब हाथ से। महेश यादव जी उसको विवादित टिप्पणी वो भी कर शायद किसने विवादित टिप्पणी कहा था, तो वो विवाहित लिखे हैं, लेकिन मतलब उसका मतलब है कि विवादित टिप्पणी नहीं थी, वो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित थी, ये वो कह रहे हैं। तो इसीलिए वो जिस संदर्भ में बोला उससे माफी नहीं मांग सकते। विनय, आपकी इस पर टिप्पणी। तो ये मनोरमा, ये पूरा जो इवेंट है, इसको हमको पॉलिटिकल उसके हिसाब से देखना चाहिए। अगर रामजी लाल सुमन को इससे कोई राजनीतिक लाभ होता है तो जरूर वो माफी मांग लेंगे। अगर उनको लगता है कि लाभ नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं माफी मांगेंगे। नहीं ठीक है। माफी मांगेंगे। और दूसरी बात ये कि ये निर्णय उनका अकेले का नहीं होगा, ये निर्णय उनको पार्टी का होगा। ठीक है ना। अगर रामजी लाल सुमन को माफी मांगने का मन भी होगा तो शायद अखिलेश जी की उस पे उनको करना पड़ेगा, है ना। तो ये एक बात है। और दूसरी बात ये कि जो दक्षिण वाली बात लोगों ने, कि देखिए राजीव ने वो क्लास वाला एंगल की तरफ इंडिकेट किया था। तो हम लोग वो देखते हैं कि ये जो क्लास का वो और कास्ट का जो है इंडिया में और पावर के साथ बहुत रिलेशनशिप रहा है। कन्वर्जन भी आप देखेंगे तो दलित क्रिश्चियन के साथ ट्रीटमेंट या दलित मुसलमानों के साथ कन्वर्जन के बाद भी ट्रीटमेंट कैसा रहा है। दक्षिण में आप देखेंगे कि जो जातियां जो जिनमें कन्वर्जन हुआ भी है, उनमें रिलीजन से ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग टाई जो है वो कास्ट का है। आप देखेंगे तेवर में ये बात है, आप देखेंगे नाडर में ये बात है। और जिन लोगों ने कन्वर्ट करके दूसरा धर्म अपनाया, उनके प्रति कोई विद्वेष का भाव नहीं था। वो इस ढंग से देखते थे कि ये जो कन्वर्ट हो गए ये हमको जो शासन से जो रिप्रेशन है उससे बचाएंगे। और वो देखते थे कि ये जो आबादी है ये हमारे लिए न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है और हमारा आगे के लिए जो जो राजपूत समाज से जो चूक हुई, वो ये चूक हुई जिसको हमको जापान के इतिहास से लेना चाहिए। जापान के फ्यूडल स्ट्रक्चर का जब कन्वर्जन हुआ तो सीधा वो फ्यूडल से मॉडर्न हुआ। जितनी जापान की जो बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं सब फ्यूडल लॉर्ड्स थे। जिसको क्या बोलते हैं उसको जापान में, समुराई, सब समुराई थे। सब लोगों ने जो है वो सीधा फ्यूडल से लेकर के वो कॉर्पोरेट में चले गए। तो जैसे दक्षिण में जातियों का जो एम्पावरमेंट हुआ, चाहे नाडार का हुआ चाहे तेवर का हुआ, उस तरह से जो एम्पावरमेंट जो है उत्तर में राजपूतों का नहीं। मैंने कहा ना कि राजपूत एक बहुत भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही संभावनापूर्ण जाति थी। आप इतिहास में भी देखिए कि जो पहला परिवर्तन जो हुआ है, जो चुनौती मिली मनोवादी व्यवस्था को या उस व्यवस्था को, तो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सब राजपूत समाज से आए। ठीक है ना। और उसके बाद भी वो जो है व्यवस्था से बाहर निकल करके भी उन्होंने किया, पर वो बड़े तौर पर उनका वो जो है परिवर्तन होना एटीट्यूड में और उसमें वो एक समस्या रहेगी। ये जो हमारे समय की त्रासदी है वो यही त्रासदी है कि जो हमारे जो नेतृत्व है वो बहुत सुविधा के हिसाब से क्रांति कर रहे हैं ना, और लंबी लड़ाई की बजाय छोटी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, जिसका समाज को बहुत नुकसान होता है। जी। एक टिप्पणी जो है वो जस्टिस कर्नल के बारे में थी, प्रफुल्ल कोलखियान सर। हाँ, वो करते, और इसके साथ साथ ये भी मतलब कि जब इन सब की बात हो रही थी कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और लेकिन फिर किस तरह से उनको वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो दलित समाज से हो चुके हैं, केरल से आए थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। केजरीवाल कृष्णन मुझे पता हो चुके, एक बार हो चुके हैं जी। नहीं, और एक जो सोशल जस्टिस में एक बड़ा नाम लॉ मिनिस्टर का भी था कांग्रेस के, क्या पी शिवशंकर, क्या कौन थे वो भी जस्टिस बैकग्राउंड।
आप पी शिवशंकर थे वो। उन्होंने पूरी कहानी बताई थी कि कैसे जातिगत आधार पे उनके साथ जो है प्रमोशन से लेके उनके जज बनने की पूरी प्रक्रिया में, और उनका अपना खुद का पर्सनल अकाउंट भी था, और बाद में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स किए, जिसकी जो सोशल जस्टिस में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम वो भी है। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री हो चुके हैं उस समाज से। हाँ और उनको भी इस ढंग से ही उनको डिस्क्रिमिनेशन झेलना हाँ, पड़ा। वो लॉ मिनिस्टर है थे, तो उनकी भी बात कर। ठीक है। कोई और टिप्पणी हो जो हम लोग ले सके, प्रफुल्ल कोलखियान सर उसको एड्रेस कर सके, तो उसको भी फ्लैश करिए, क्योंकि हम इसमें आउटसाइड पैनलिस्ट के जो है सवालों को एक ले और रहे हैं। चीज जो स्नेही जी ने कहा था उसमें मैं जोड़ देना चाहता हूँ, दिमाग से निकल जाए, कि कंक्लूडिंग दक्षिण में इस टिप्पणी तरह मनीष जी से ले लेंगे। हाँ, दक्षिण में ऐसे उपद्रव नहीं हो रहा है जैसे उत्तर में हो रहा है। तो उसकी वजह जो है वो दक्षिण की जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो है। दक्षिण में जो मध्यवर्ती जातियां हैं वो नहीं है। दूसरा बात कि वहाँ के जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जो है ओबीसी जातियों का डोमिनेंस है, ब्राह्मणों का डोमिनेंस, या बाकी जो सो कॉल्ड अपर कास्ट उत्तर भारत की जातियां उनका डोमिनेंस नहीं है। वहाँ जितने परिवर्तन हुए हैं वो ब्राह्मणों के बरक्स हुए, इसलिए क्योंकि शिक्षा की वजह से उनका जो रिप्रेजेंटेशन था एडमिनिस्ट्रेशन में और पावर स्ट्रक्चर में वो ओवर रिप्रेजेंटेशन था। तो इसीलिए और वहां पे अंग्रेजी को भी जो माध्यम बनाया, शिक्षा के लिए अंग्रेजी को भी चुना उन लोगों ने। हाँ, ठीक है। और इसीलिए चूंकि हिंदी वहां आइडेंटिफाई हुई ब्राह्मणों के साथ में और आर्यों के साथ में मनुवादी व्यवस्था के वजह से, तो इसीलिए जो हिंदी विरोध की जो जड़ जो है इस परसेप्शन में भी है कि ये जो है नॉर्थ का और ब्राह्मणों का डोमिनेंस है। सीआर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने पहली बार जब वो हिंदी को अनिवार्य किया था और 15,000 शिक्षकों की नियुक्ति थी, तो उसको इस तरह से डीएमके ने प्रेजेंट किया कि ये जो है एक ढंग से ब्राह्मणों के डोमिनेंस को बढ़ाने का तरीका है। वहां वो जो है एक बड़े कॉज की जो पॉलिटिकल लड़ाई जो है वो हार गए। ठीक है, चलिए। तो थोड़ा जल्दी करते हैं, क्योंकि हम वैसे ही 1 घंटा 20 मिनट हो गया है। एक सवाल ये भी आ रहा था कि तो कौन राजपूत थे जो मुगलों की तरफ थे? प्रफुल्ल कोलखियान सर इस पे कोई टिप्पणी करना चाहें कि आज की तारीख में यही इतिहास की व्याख्या जो लोग कर रहे हैं, कौन किसके साथ था, उसको आज कटघरे में खड़ा करने का कोई मतलब है क्या? जैसे कि जो नैरेटिव पे आज बीजेपी चला रही है, और आप इस पर भी एक संक्षेप में टिप्पणी करिए कि आप जो ये मौजूदा स्तर से जो विवाद हुआ और घटनाक्रम आप देख रहे हैं, कैसे इसका इसका क्या सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, या इसको किस दिशा में आप जाता हुआ देख रहे हैं? अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने तो इसको उकसा दिया, योगी जी राणा सांगा को आज याद करके, और एक लाइन भी उस पे नहीं कह करके। आप अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए। ये तो टकराव और ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत ये सब कर रहे हैं, इसलिए वे क्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। जिस दिन हमारा संविधान बना था वो एक ऐसा अवसर था जब कह दिया गया कि इतिहास की में जितने भी अत्याचार हुए हैं और जिस जिसके द्वारा हुए हैं और जिस जिस पर हुए हैं उन सबों को भूल करके हम एक नया प्रस्थान शुरू करें, इतिहास को प्रतिशोध का दस्तावेज न बनाएं, इस संविधान का आधार मान करके जो हमारे सभी लोग हैं सभी आबादी को एक साथ न्याय सुनिश्चित करें, आगे बढ़ें और जो है सो एक भारत बोध, एक नागरिकता बोध विकसित करें। बाबा साहब ने संविधान में ही की चर्चा में ही ये कहा था कि हम पहले भारतीय फिर हिंदू या मुसलमान न कह करके हमें यह कहना चाहिए कि हम पहले भी भारतीय और आखिरी भी भारतीय, क्योंकि हमारी वफादारी में हमारी निष्ठा में कोई टकराव नहीं होना चाहिए कि हम पहले या पहले हुआ, हम पहले भी भारतीय बाद में भी भारतीय। उन सबक को हम भूल चुके हैं और यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान के तैयार होने में जो बाबा साहब की प्रतिभा है वह हमें भटकने नहीं देगी। दूसरी बात यह है कि जब हम ये जो कर रहे हैं जाति सेना और दिस और दैट, मैं ये फिर कहता हूं कि हमें बहादुरी से मरने की जरूरत तो इतिहास में पैदा होती है, लेकिन बहादुरी से मरने के बजाय समझदारी से जीने की कला सीखनी चाहिए। जी तो ठीक है, ये हमारे लिए जरूरी जी। जरूर।
मनीष जी, एक कंक्लूडिंग टिप्पणी आप कर दीजिए। सभी को आपने सुना, और आप अब इस एक घटना के परिप्रेक्ष्य में भी आगे मतलब एक किसी के लिए भी, इस देश के जो जो भी इस देश का नागरिक है, जिस देश से प्यार करता है, इस तरह की जो घटनाएं अनफोल्ड हो रही है, उस सच में चिंता की बात है। और एक जातीय गौरव, जातीय दम्भ के नाम पर इस तरह से लोगों का निकलना, और एक किसी मुद्दे पर आंदोलन अलग बात होता है, और इस तरह की चीजों पर जिसका एकेडमिक बहस का जो दायरा होना चाहिए था, उसको इस तरह से निपटाना, और एकदम जो है आन बान शान जो है उसका उसको बना लेना, और उसमें जो मुख्य धारा की राजनीति है, जिनके हाथ में सत्ता है, उनका इस तरह से मूक दर्शक बने रहना, बल्कि और ही उसमें जो है थोड़ा सा उसको और भड़का ही देना, थोड़ा सा उसको प्रेरित ही कर देना, है ना? तो ये देखिए, दो दो चीजें मैं सिर्फ योगी ने ट्वीट किया, अगर आप बता सके, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, या किसी को यहाँ पर पता हो योगी जी ने क्या ट्वीट किया है इसके ऊपर। नहीं, ठीक देखिए, है। दो चीजें योगी जी ने कुछ तो बोला ही नहीं इस पे। पहली बात तो ये है, कोई बयान नहीं दिया है। दो अच्छा। चीजें जल्दी जल्दी कह देना चाहता हूं मैं। एक तो ये समझने की जरूरत है कि वो जो जितनी इस तरह की हमारी संस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, इस सरकार ने बहुत अब ज्यादा कॉन्फिडेंस में है ये कि उनके चेक एंड बैलेंस को खत्म कर दिया है। माने वो पुलिस जो है, न्यायपालिका है, जो आपका जो है विधायिका है, कार्यपालिका है, नौकरशाही है, इनके बीच में जो एक चेक बैलेंस था, माने एक दूसरे को ठीक और दुरुस्त करने की जो उनके अंदर एक संविधान ने ढेर सारे जो स्पेस दिए थे, अच्छा। उस स्पेस को इस सरकार ने खत्म कर दिया है। वो खत्म कर दिया इस सेंस में मैं बोल रहा हूं कि वो कोई नया खत्म नहीं किया है। जब भी कोई सहीन बाग खड़ा होता है तो उस समय आप सत्ता के सारे तंत्रों का जो नजरिया देखेंगे। जब भी कोई किसान आंदोलन खड़ा होता है, सत्ता क्या के होता जितने है? लोकतांत्रिक संस्थाओं का जो नजरिया देखेंगे, या कोई SC/ST एक्ट के खिलाफ कोई खड़ा होता है तो उस समय आप देखेंगे अदालतों बिल्कुल का, बिल्कुल नौकरशाही का, पुलिस तंत्र का, विधायिका का, कार्यपालिका का, जो उसका नजरिया देखेंगे उसमें बहुत आपने बहुत ही गलत। प्रदर्शन आपने राम प्रदर्शन का स्थल तक बदल दिया। आपको दिल्ली में इतनी समस्या हुई थी, जो पारंपरिक रूप से जहां पे प्रदर्शन हुआ करते थे, आंदोलन हुआ करते थे, उस जगह को आपने चेंज कर दिया। आज के दौर में फासिज्म में और डेमोक्रेटिक संस्थाओं के बीच में फर्क करना बहुत महीन ढंग की चीजों को देखना पड़ेगा। ये कोई हिटलर का दौर नहीं है जब वो संसद ही में आग लगा देगा। ये कोई उस तरह का दौर नहीं है जब जो है चुनाव ही खत्म कर देगा, या सीधे सीधे लोकतंत्र एकदम तानाशाही जैसी स्थिति आ जाएंगी। वो आज के दौर में आपको फासिज्म में और डेमोक्रेसी के बीच में जब आपको आपको देखना होगा तो बहुत महीन ढंग से देखना होगा, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। आप समझेंगे कोई जनरल लोकतांत्रिक कार्रवाई हो रही है, उस रूप में आप देखने लगेंगे तो इसका मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। एक तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इधर 10 सालों में ये अपने चरम पे है। चेक और बैलेंस खत्म हो गया है। जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे बंगाल में हाई कोर्ट ने कहा कि यहां सेना बुला देनी चाहिए, आप ध्यान दीजिए। वही उत्तर प्रदेश में इतनी अराजकता होने के बावजूद अदालत इसमें कोई बात, एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा, आज का बयान है, अगर आप लोगों ने, बंगाल में बोला गया, हाईकोर्ट ने बोला है कि वहां उस तरह की सेना, उसको क्या बोलते हैं, वो केंद्रीय जो है सेना यहाँ पे कर देना चाहिए। उन्होंने सीधे पुलिस को, और जितना पुलिस ने यहाँ स्वागत किया है करणी सेना का, और उस पर सरकार भी चुप है, अदालतें भी चुप है, पुलिस का पर्याप्त संरक्षण है। तो एक हमको लगता है कि इस पे हम लोगों को देखना चाहिए। हमको अब देखने का थोड़ा नजरिया बदलना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि इसी में एक अंदरूनी राजनीति भी चल रही है, जो मैं बहुत जल्दी से कह देना चाहता हूं, कभी बाद में हम लोग बात करेंगे। योगी जी बहुत पहले एक बार बोल रहे थे कि मुझे गर्व है कि भगवान हमारे जाति में पैदा हुए हैं। ये बात आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हाँ, हाँ, उन्होंने ये बोला था। याद आ तो ये बिल्कुल। पूरे उत्तर भारत में अभी उनका कोई बेस अभी आधार नहीं बना था। योगी योगी ज्यादा प्रमुख था, राजपूत वाला बहुत प्रमुख नहीं था। वो उनके सामने अभी बहुत प्रमुख प्रश्न नहीं बना था। तो ये अब वो इसको सचेत ढंग से स्टेब्लिश कर रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में एक बेस आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे उत्तर भारत का, मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 29 की बात कर रहा हूं। पूरे उत्तर जी, भारत जी। में वो अपना एक घोषित तौर पे वो राजपूतों के प्रोमिनेंट लीडर के बतौर अपने को बीजेपी RSS के अंदर स्टेब्लिश करने की एक सीरियस कोशिश योगी जी कर रहे हैं। इस पहलू को भी शायद उसमें वो रिस्क लेकर के भी कि ये फिर एंटी दलित हो जाएगा, ये कहीं राजनीति हमारी संकट में पड़ सकती है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये राजपूत बनाम जो है वो जो दलित पिछड़ा गरीब समाज है उसके उसके बिना है। लेकिन ये रिस्क लेकर के भी योगी अगर कर रहे हैं तो
तो इस बात को भी हम लोगों को नोट करना चाहिए कि वो एक आगे की भी तैयारी है और एक रिस्क जोन में जा करके भी उस तैयारी से पीछे नहीं हट रहे। जी, इसलिए प्रतिक्रिया ज्यादा समाजवादी पार्टी के प्रति है। समाजवादी पार्टी पर चोट है, दलित उस पर जो है वो चोट नहीं किया गया है। इसके प्रतिक्रिया के स्वरूप में भी चाहे करनी सेना की तरफ से ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ज्यादा जो है निशाने पे लिया जा रहा है। तो बहरहाल जो भी हो, ये तो जरूर है कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की जो हमने दृश्य देखा आगरा में, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं, वो सत्ता पे एक सवाल तो जरूर खड़ा करता है। इससे भाजपा आरएसएस की राजनीति को कितना गेन होगा, मोदी को कितना गेन होगा, योगी को कितना गेन होगा, वो तो अलग की बात है। लेकिन ये उनके अपने इकबाल, जो उनकी सत्ता है, उनका शासन है, प्रशासन है, उस पर एक सवालिया निशान लगाता है, बट्टा तो लगाता ही लगाता है। और बाकी उसकी राजनीति के तमाम पक्षों पर हमने बहुत विस्तार से आज चर्चा की अपने मेहमानों के साथ। तो आप सबका फिर बहुत बहुत शुक्रिया। आज आउटसाइड पैनलिस्ट लोगों का भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों की टिप्पणियों ने बहुत वैल्यू ऐड किया बहस में। हम कल फिर मिलते हैं किसी और बहस पर, तब तक के लिए नमस्कार। परसों